हेलो। क्या हालचाल भाई साहब। तो जैसे कि मैंने आपको कल एक केपीपी दी थी, कल नहीं परसों एक केपीपी दी थी जिसमें तकरीबन 3 क्वेश्चन थे। आई होप आपने वो सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, ठीक है। और इस वीडियो में मैं ऑलमोस्ट उन सबका डिस्कशन कर दूंगा। और कल मैंने आज सुबह भी एक केपीपी और अपलोड करवाई है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने 30 रखे हैं। अब आप ये नहीं कहना सर आप तो रिलैक्सेशन देने के बारे में बात कर रहे थे, नंबर ऑफ सवाल बढ़ाते जा रहे हो। कोई बात नहीं बेटा, बस इस वाले पार्ट में आप थोड़ा मैनेज कर लो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका रिलैक्सेशन ऐसे समझ ले, मैं तुमको बाद में दे दूंगा। 10 सवाल में फालतू दे रहा हूँ, 30-30 सवाल की हैबिट डालो रोज, ठीक है। ताकि जो है, अब देख एग्जाम में तेरे को 40 सवाल करने हैं रोज, मतलब एग्जाम वाले दिन तो 40 करने हैं ना, तो 2 पेपर होगा ना एडवांस के, 20-20, 19-19 भी हो तो 38 सवाल का लिए दिमाग तेरा बढ़िया चलना चाहिए, ठीक है। तो फिर भी मैं तुम्हें 20 सवाल दूं, 25 दूं, 30 दूं, आप बेटा ईमानदारी के साथ बढ़िया तरीके से उनको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो जो है केपीपी 2 जाएगी, फिर केपीपी 3 जाएगी, फिर हम इसके एडवांस सेशन की तरफ चलेंगे। तो एडवांस के पीवाईक्यू की तरफ, वैसे तो सब कुछ एडवांस ही चल रहा है, ठीक है। तो अब जो है, मैं कल के कुछ 2-3 सवाल बच रहे थे, पहले मैं वो आपको यहां पे दिखा देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना जल्दी से, मिनट से पहले, कि कल हमारा जो डिस्कशन था वो इस सवाल पे अटका था। ये वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, ये वाला मैंने आपको बोला था ये पढ़ के आइएगा। तो इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन मिसिंग था, है ना। तो मैंने अभी क्या किया, यहां पे दोनों को अटैच कर दिया है। ये रहा आपका पूरा पैराग्राफ, ये रहा पहला क्वेश्चन, और ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन भी आंसर के साथ मैंने लगा दिया है। सुकून से इसको पढ़ना, ज्यादा समय नहीं देना इस सवाल को पढ़ने के लिए, क्योंकि पैराग्राफ कभी रिपीट नहीं होते हैं, याद रखना। आईआईटी में कोई पैराग्राफ रिपीट नहीं होगी, मैंने आपको दे दिया है, अब इसको सुकून से पढ़िएगा। इसका डिस्कशन मैं आपको जो है उसी वीडियो के साथ, जब मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो टफ वाले सवाल है उसके साथ मैं कर दूंगा। मैं अभी के लिए हिंट दे रहा हूं, ये रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि क्या किसी भी पॉइंट का ओमेगा, हर जो है ओमेगा के, ओमेगा ऑफ एनी पॉइंट अबाउट एनी जनरल पॉइंट इज सेम। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं। इसके बाद कुछ सवाल और बच गए थे जो कि आसानी थे, कोई ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं थे, ठीक है। ये शायद क्वेश्चन गलत है, इसकी जरूरत नहीं थी, है ना, ये गलत आ गया था, ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं थी, ठीक है, क्योंकि उसके साथ मैच कर दिया था पैराग्राफ के साथ, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल है, ठीक है। इसने बोला डेंसिटी ऑफ 2 सॉलिड स्फीयर ए एंड बी ऑफ सेम रेडियस, वेर इज द डिस्टेंस, ऐसा। अब उसने बोला के कांस्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो इंडिविजुअल स्फीयर का। तो भाई देख, सॉलिड स्फीयर है, सवाल बहुत आसान है। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया, अगर उसकी डेंसिटी वेरी कर दी तो आप क्या करोगे। आप बोलोगे भाई साहब ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, इसमें रंग वंग भर दो भैया, ये लो रंग भर दो। इसकी जो है वो डेंसिटी वेरी करा दी उसने, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, वो खत्म। दो अलग अलग केस के लिए, तो क्या करेंगे, बोले भैया आर पे जाके डी थिकनेस का एक शेल पकड़ लो, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, शेल पकड़ लिया, तो इसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा। सर शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr², खत्म, ठीक। यहां पर डीएम क्या होगा, बोले सर डीएम हो जाएगा इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा, बोले डेंसिटी इंटू 4πr² डॉट dr इंटू r²। अब यहां जो डेंसिटी, एक बार डेंसिटी ये पुट कर देना, एक बार डेंसिटी ये पुट कर देना, और इसको मेरे भाई क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना, 0 से लेके कैपिटल आर, खत्म कहानी। सिंपल सा सवाल है, देख एडवांस का 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव बहुत है, बस सवाल में कुछ नहीं है। क्वेश्चन ये वही है कि मैं आपसे बोलूं एक दीवार है और इस बार जो रॉड है वो थोड़ी सी बाहर निकल गई है, ये सवाल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है करना कुछ नहीं है, एफबीडी बनानी है। सर नीचे लग रहा होगा एमजी, इधर लग रहा होगा नॉर्मल, ये उधर फिसलना चाह रही होगी तो इधर लग रहा होगा फ्रिक्शन, और इधर भी लग रहा होगा नॉर्मल, ठीक है। ये सब चीजें करने हैं। इसके बाद सर नेट टॉर्क बराबर 0, किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट फोर्स बराबर 0। इसके बाद प्योरली मैथमेटिक्स है। और मैंने एक सवाल और मैं देना भूल गया था, अभी 2022-23 में आया था, वो भी आसान सवाल ही था। उसमें कुछ एक रॉड को ना ऐसे कनेक्ट कर दिया था, ऐसे किसी रस्सी से, इस प्रकार से, तो वो भी आसानी सवाल था, वो मैं इसमें दे नहीं पाया आपको। तो इसका मतलब मुझे पूरा भरोसा है, वो क्वेश्चन मुझे मौका मिलेगा जब मैं आपको दूंगा, तो आप वो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चंस को कर लोगे सारे लोग। तो जितने भी बच्चे सॉल्व किए हैं इस पूरे सेशन में, अपने जेईई एडवांस के जो पीवाईक्यू जितने बच्चों ने सॉल्व किए हैं रोटेशन के, तो उसमें वो क्वेश्चन भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो चलो खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसमें मेरे बताने का कुछ नहीं है। मैंने आपको बोला था कि इस प्रकार के सवाल 3 से 4 बार पूछे गए हैं जब आपको सारा डेटा गिवन होता है। वो कह रहा है कि भैया आर की वैल्यू दे रखी है, आर बराबर कितना दे रखा है, बोले अल्फा टी स्क्वायर आई कैप। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 10/3 टी स्क्वायर आई कैप, प्लस बीटा टी स्क्वायर, बीटा की वैल्यू कितनी है 5 टी स्क्वायर,
जी क्या, अब बताओ, आर दे दिया, डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा, मास से मल्टीप्लाई कर दो, जो है फोर्स आ जाएगा, आर क्रॉस एफ कर दो, टॉर्क आ जाएगा, आर क्रॉस एम भी कर दो, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। और इसने सब कुछ ही पूछ लिया, इसने सब कुछ ही पूछ लिया हर चीज के अबाउट। ठीक है, तो ये सवाल है आसान, कुछ पार्ट तो बहुत ही आसान है। वो फोर्स फोर्स पूछ रहा है, फोर्स तो देखते के साथ ही बता देगा, दो बार डिफरेंशिएट कर मास से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, तो ये आपका काम है बेटा, मेरे इसमें बताने का कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद फिर कुछ आते हैं आपके टफ सवाल। ठीक है, टफ क्वेश्चन। ठीक, ये वो सवाल है जिसमें जो एग्जामिनेशन के प्रेशर में बच्चों से बनते नहीं है जल्दी से। ठीक है, बनते ही नहीं है, सच बात तो ये छोड़ने वाले सवाल होते हैं। जैसे एक सवाल ये हो गया है, 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 ये तो बोनस ही गया था, एक सवाल ये हो गया है। ठीक है, अब सोचो ये सवाल बोनस ही गया था ये वाला। ठीक है, ये वाला, ये बोनस गया, कौन सा वाला भैया, ये बोनस गया था ये वाला। ठीक है, और ये जबरदस्ती जा तो बोनस की तरफ रहा था, लेकिन काम चला के भाई जेई वाले बच गए थे। ठीक है, और ये सवाल हो गया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, इस सवाल में भी एक पंगा है। ठीक है, ऑल्दो ये सवाल आपसे हो गया होगा, लेकिन एक पंगा है जो आपको पता नहीं, आपको नोटिस किया नहीं किया आपने। ठीक है, अगर किसी ने ये चीज नोटिस करी कि इस सवाल में क्या पंगा है, तो क्वेश्चन नंबर 60 में टाइप कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या चीज गड़बड़ी है, ये टाइप करना। क्यों मैंने इसको टफ की कैटेगरी में रखा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपके, फिर एक सवाल ये हो गया है। ठीक है, ये पिछले साल 2024 का ही सवाल था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन का डिस्कशन मैं करूंगा एक सेपरेट वीडियो के साथ। ठीक है, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में आएंगे भी तो आप छोड़ के निकलोगे, मेरा फर्ज है इसको डिस्कस करना, मैं इसको डिस्कस करूंगा। इन सब की एक कंप्लीट वीडियो में बना लूंगा, 2 घंटे 2.5 घंटे की। ठीक है, वो मैं जब भी बनाऊं, कब भी बनाऊं, तब की तब देखी जाएगी। लेकिन मैं आपको जो है इसकी जो है वीडियो जो रिकॉर्ड करके मैं इन सब का डिस्कशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तब तक आप अपनी पढ़ाई रोके नहीं, चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं। और रोटेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, सुन ले मेरी बात, रोटेशन फिर से बीच बीच में आता रहेगा। अभी मेरे पास कम से कम 50 से 60 सवाल और हैं रोटेशन के। ठीक है, वो मुझे अभी रोकने पड़ गए। ठीक है, क्योंकि मैं अगले वाले चैप्टर में मूव करना है। तो फ्यूचर में जब भी मुझे कभी लगेगा कि आप कोई चीज भूल रहे हो, 12th के पोर्शन में हम लोग पहुंच गए, तो फटाक से वो केपीपी एक दो केपीपी हो तैयार प्री रोटेशन की, मैं कर दूंगा तैयार, भेज दूंगा उसको। ठीक है, तैयार रहिएगा उसके लिए। ठीक, उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये वाला सेंट थॉमस का सवाल है, प्लीज इसको जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये सेंट थॉमस का सवाल है, इसको भी मैं डिस्कस कर लूंगा। ऑल दो मैंने डिस्कस कर रखा है, अगर कोई देखना चाहे तो यूट्यूब पे जाके, ठीक है, जेई वाला चैनल पे मैंने 2000 आप डाल देना सलीम सर 2024 जेई एडवांस पेपर डिस्कशन। ठीक है, वहां मैंने इसको और इसको पूरा मैंने सॉल्व कर रखा है, ये वाला और ये वाला पूरा का पूरा डिटेल में समझा के मैंने सॉल्व कर रखा है। तो आप चाहो तो वहां से देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं इन क्वेश्चंस को उठा के एक वीडियो बना के उसको अपलोड करा दूंगा। ठीक है, ओके, उसमें सेंट थॉमस का वो भी ले लूंगा, जिसमें एक आपको याद होगा एक क्वेश्चन जो था सेंट थॉमस का, जिसमें एक प्लेट थी, उस पर फोर्स लगा रहे थे और आगे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से वो आगे की तरफ वो हो रही थी। ठीक है भैया, तो चलो अब हम शुरू करते हैं अपना केपीपी का डिस्कशन, थर्मल एक्सपेंशन एंड इलास्टिसिटी का। ओके, चलो। हेलो, क्या हाल चाल भाई। तो भैया शुरू करते हैं अगला हमारा केपीपी, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री और एक और था हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो बेसिकली इन सारे चैप्टर्स को मैंने मर्ज कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब ये मत समझना सर मर्ज कर दिया तो मतलब क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कम कराओगे क्या, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस का टारगेट इसमें लिया है। ठीक है, कि इसमें 100 क्वेश्चन जो है हम इसमें जो है डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, तो हर प्रकार के सवाल मैंने रखे हैं। ठीक है, हर प्रकार का मतलब तो जानता ही है, 30% क्वेश्चन, 20 से 25% क्वेश्चन आपको सिंपल एवरेज दिखेंगे, 30-40% आपको जो है एवरेज दिखेंगे, और 30% 40% आपको टफ भी दिखेंगे। ठीक है, आपकी हर प्रकार की प्रिपरेशन आपकी इस प्रकार से होती रहेगी, हर प्रकार की। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि टफ टफ सवाल करने के चक्कर में आप यही भूल जाओ कि कैसे एवरेज सवाल को क्रैक किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम यहाँ पे केपीपी नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। कोई सवाल बहुत आसान होगा, मैं उसको हिंट देकर निकल जाऊंगा, कोई सवाल अच्छा होगा मैं उसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट केपीपी का लेवल थोड़ा सा राइज कर देंगे, और तीसरी केपीपी का लेवल और राइज कर देंगे। ठीक है, तो मैं वही सीक्वेंस रखूंगा जो हमेशा सीक्वेंस रखता ही हूं। ठीक है, और फिर इसके करेंगे हम एडवांस के पीवाईक्यू, या हो सकता है इसके एडवांस के पीवाईक्यू हम लोग केटीजी थर्मोडायनेमिक्स के साथ मर्ज करके करें। ठीक है, तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, एक ही फॉर्मूला इसमें लग रहा है कि फोर्स अपॉन एरिया बराबर वाई डेल्टा एल अपॉन एल, और डेल्टा एल अपॉन एल क्या हो जाएगा भाई साहब, डेल्टा एल अपॉन एल बराबर अल्फा
डेल्टा थीटा। मुझे बताने का इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने जानबूझ के आसान दे दिया था, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये सवाल है, एक्चुअली ये सवाल जल्दबाजी में बच्चा जब क्लिक करता है तो वो इसका आंसर ये टाइप कर देता है, गामा बराबर 3 अल्फा, इसलिए मैंने सवाल ये दिया था। तो अगर आप में से 10% बच्चे भी ये गलती कर देते हैं और वो गलती सुधार लेते हैं तो भैया ये सवाल देने का मकसद पूरा सफल हुआ। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में इसने बोला है द डायग्राम्स ऑफ द ग्लास ट्यूब लीनियर कोफिशिएंट अल्फा, ठीक है भाई साहब, ठीक है, ओके, कंप्लीटली फिल विद द लिक्विड ऑफ वॉल्यूम कोफिशिएंट गामा ऑन हीटिंग द लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉमन डज नॉट चेंज। वो कहना चाह रहा है भाई ये लेंथ चेंज नहीं हो रही है। अब देखो गर्म कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि लिक्विड भी एक्सपेंड करेगा, बीकर भी एक्सपेंड करेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज एल फाइनल, एल फाइनल क्या होगा, ठीक है, तो एल फाइनल आप बोल सकते हो कि सर एल फाइनल क्या हो जाएगा, सर फाइनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकाल दो। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, लिक्विड का फाइनल वॉल्यूम निकाल दो, जो भी आएगा फाइनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अपॉन फाइनल वॉल्यूम ऑफ एरिया, यही होगा एल फाइनल, ठीक। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो अब अगर फाइनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अगर आपसे पूछो तो क्या लिखोगे, बी नॉट 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा थीटा। अब फाइनल वैल्यू ऑफ एरिया कितना हो जाएगा, ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। बीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2 अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। उसके बाद अब बी नॉट अपॉन ए नॉट किसके बराबर है, इनिशियल एल नॉट के, तो इसको तो मैं लिख सकता हूं इनिशियल एल नॉट। तो एल फाइनल भी उसने बोला है कि सेम ही है, तो एल फाइनल की वैल्यू भी एल नॉट है, बी नॉट अपॉन ए नॉट की वैल्यू भी एल नॉट है, 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा थीटा अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। जैसे आप इनको सॉल्व करोगे गामा की वैल्यू 3 अल्फा आने की बजाय 2 अल्फा आ जाएगी, ठीक है। जल्दबाजी में अक्सर बच्चा ये सोचता है, मैं आपको बता दूं सिली मिस्टेक्स हो जाती है, उसको लगता है कि लेवल सेम है, तो इसका मतलब जितना बीकर एक्सपेंड किया है उतना ही लिक्विड एक्सपेंड किया है, तो इसका मतलब गामा बराबर 3 अल्फा, इस तरीके से सोच लेता है। तो आप अगर आपने गलती की हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन थिन कॉपर, ये सिंपल सवाल है, सॉरी जे मेंस लेवल का सवाल है। अब आप ये मत कहना सर आपने सवाल क्यों दे दिया, क्योंकि जी एडवांस 2024 में भी इस प्रकार के सवाल आए थे। आप देखिएगा जी एडवांस 2024 का पेपर आप खोल के देखिएगा, उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको कम से कम 2 से 3 सवाल आपको इसी कैटेगरी के देखने के मिले थे, एरर से रिलेटेड, एमएस डेल्टा टी का इंटीग्रेशन पे जस्ट सिंपल, इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने के लिए मिले थे। सवाल में कोई दम नहीं है, इसने परसेंटेज चेंज एंगुलर स्पीड पूछा है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो आप, आई इंटू ओमेगा बराबर कॉन्स्टेंट, आई की जगह एम आर स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हो, ठीक है, और मास सेम रहेगा, ठीक है। आर स्क्वायर की जगह 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस, समझ गया ना, डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा, ठीक है। वहां से आप जाके इस सवाल को कर सकते हो, सवाल में कोई दम नहीं है। डेल्टा आर बाई आर की जगह क्या रख दोगे, अल्फा डेल्टा थीटा, सारी वैल्यू की 1 है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा सवाल है, अब तक के सारे सवालों में सवाल थोड़ा सा जो है मीडियम साइज की तरफ चला जाता है, ठीक। ये क्वेश्चन आपको एचसीबी में भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो जरा एक बार देख लेते हैं। देखो हमने याद करो, हमने 2 प्रकार के सवाल इस प्रोफाइल में देखते हैं। पहली प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन होती है कि फाइंड द थिकनेस ऑफ आइस, एक तो होती है कि थिकनेस ऑफ आइस बता दो कितनी होगी, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि सर मान लो जो बेस है वो -4 डिग्री सेल्सियस पर है, सराउंडिंग टेम्परेचर सपोज, एक मिनट, एक पेन, एक और रुक जा, हाँ, थिकनेस ऑफ आइस, थिकनेस ऑफ आइस का मतलब देख सवाल कुछ इस प्रकार से गिवन होंगे कि मान लो जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो -4 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक। तो वो जो लेयर है जो हवा के कॉन्टेक्ट में, ठीक है, वो -4 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक, ठीक है सर जी। मान ले बॉटम का टेम्परेचर मैं कह दूं, कोई लेक है, लेक के बॉटम का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस है, बॉटम का टेम्परेचर, ठीक है। बॉटम का मतलब समझ जाओ, जो लेक की तल है, पानी एक झील है, झील का तल होता है और एक सरफेस होता है, सराउंडिंग टेम्परेचर अगर -4 है तो इसका मतलब सरफेस का टेम्परेचर -4 हो जाएगा, और नीचे तल पे जो टेम्परेचर 8 है तो इसका मतलब अब इसमें होगा क्या, बीच में कहीं ना कहीं पे 0 डिग्री सेल्सियस आएगा, ये होगा पानी और ये होगी आइस। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लेता था कि फाइंड द थिकनेस ऑफ आइस, ठीक। तो ऐसे सवाल में कुछ नहीं किया करते थे हम, यहाँ पर सपोज कोई भी एक एरिया ज्यूम कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक मैंने यहाँ पे कोई भी एरिया ज्यूम कर लिया, तो हम ये बोल सकते हैं जिस रेट से हीट यहाँ से यहाँ जा रही है उस रेट से हीट इधर से इधर जा रही है, ठीक है। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ dq बाई dt बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे सर, k मान के चलो k1 है और ये k2 है, ठीक। k एरिया मैंने सेम मान लिया, k a डेल्टा t अपॉन एल, मान के चलो ये वाली डिस्टेंस L1 है, ठीक, इक्वल टू, इसके लिए आप लिख दोगे k एरिया डेल्टा t, ठीक है, बड़ी खराब राइटिंग बननी भैया आज तो, k a डेल्टा t अपॉन L2, जहां पर L2 ये हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद K1 K2 की वैल्यू गिवन होगी, ये जो K होगा इसको मैं K2 लिख सकता हूं यहाँ पर, ठीक। तो इसके बाद जो है क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लिया करते थे। यहाँ पर इसका एक तरीका ये भी होता था कि हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अज्यूम कर ले, ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस अज्यूम कर ले, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। तो हम I लिख सकते हैं, I क्या लिखेंगे, 8 माइनस 0 बटे R2 बराबर 0 माइनस माइनस ऑफ 4 बटे R1, और R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, L अपॉन के। तो ये तो होता था थिकनेस ऑफ आइस का सवाल। इस सवाल में थिकनेस ऑफ आइस नहीं पूछा इसने, इस सवाल ने टाइम के साथ खेल दिया। इसने बोल दिया कि भैया थिकनेस ऑफ आइस x2 बाई अगर t टाइम में हो रही है तो मतलब समझ जाओ, वो आपसे जानना चाह रहा है, ठीक है, कि मुझे थिकनेस ऑफ आइस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बता दो, ठीक है। क्वेश्चन में पढ़ लेता हूं। इसने बोला देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ x लेंथ थिक ऑन वाटर व्हेन टेम्परेचर ऑफ एयर इज माइनस थीटा डिग्री सेल्सियस, ठीक है। थिकनेस ऑफ द लेयर इंक्रीजेस फ्रॉम x टू y इन टाइम t, देन वैल्यू ऑफ द t। वो कहना चाह रहा है कि थिकनेस x से y कितनी देर में हो जाएगी। तो वो टाइम के साथ खेल रहा है, और टाइम के साथ, केवल टाइम के साथ ही नहीं खेल रहा है, टाइम का रिलेशन किसके साथ खेल रहा है, थिकनेस ऑफ आइस, कितनी लेंथ की बेसिकली थिकनेस जम रही है। तो मैं क्या करूं, मैं फिर एक काम करता हूं, x पे जाके dx जमा देता हूं, और dx जमाने में टाइम मान लेता हूं कि dt टाइम लगा होगा। आई होप आप मेरी बात समझ गए हो। मुझे यहां पे खेलना है x वर्सेस t का रिलेशन, ठीक है। तो x वर्सेस t के रिलेशन, जैसा मैथ्स में होता था ना, y वर्सेस x के रिलेशन में बात करते थे, तो y में चेंज मान लो dy माना, तो x में चेंज dx मान लिया, वहां से खेला करते थे। बिल्कुल इसी प्रकार यहां पर मैं आपसे बोल सकता हूं कि सर मान लो किसी t टाइम में x थिकनेस ऑफ आइस जमी हुई थी, मान लो किसी t टाइम में कितनी थिकनेस जमी हुई थी भाई साहब, x लेंथ की थिकनेस जमी हुई थी, ये तुम्हारी आइस है, ठीक। ये टेम्परेचर माइनस थीटा डिग्री सेल्सियस हो गया, और यहां पे कौन है भाई साहब, 0 डिग्री सेल्सियस है, ये। तो मान ले टी टाइम पे x लेंथ की आइस जमी हुई थी। अब dt टाइम के लिए मैं बात कर रहा हूं, ये टाइम किसके लिए है सर, t के लिए टाइम है। अब मैं बात कर रहा हूं t से t प्लस dt टाइम के लिए। आई होप आप समझ रहे हो कि मैं dt इंटरवल के लिए बात कर रहा हूं। इस वक्त ऐसा है, इसके जस्ट dt टाइम के बाद, ठीक। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर dt टाइम में कुछ ना कुछ ऊष्मा गई होगी, मैंने कहा भैया बिल्कुल गई होगी। और अगर कुछ ना कुछ ऊष्मा गई होगी तो क्या हुआ होगा सर, कुछ ना कुछ ऊष्मा गई होगी तो भैया थोड़ी ये जो थोड़ी सी बर्फ और पिघल गई होगी, सॉरी और जम गई होगी, थोड़ी सी ऊष्मा गई तो उससे करस्पॉन्डिंग कुछ एक जो है थोड़ी सी क्या हो गई होगी, आपकी ऊष्मा और जम गई होगी, सॉरी बर्फ और जम गई होगी, बर्फ जम गई होगी तो एक्स में चेंज आ गया होगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, dq बाई dt, देखना किस प्रकार से लिखूंगा मैं, dq बाई dt बराबर, ठीक है, मान ले dt टाइम में dq हीट गई, कहां पे गई, सराउंडिंग में गई। dq टाइम में ध्यान से सुनना, dt सॉरी यार, ठीक है, dt टाइम में थोड़े वर्ड्स ऐसे आ रहे हैं ना जवान पे, थोड़े से फिसल रहे, ठीक है। dt टाइम में छोटे से टाइम में छोटी सी हीट गई, कहां गई, सराउंडिंग में गई, तो जिसकी वजह से छोटी सी थिकनेस जम गई, पहुंच गया। तो मैं dq बाई dt क्या लिखूंगा कि सर dt टाइम में dq हीट जमी है, तो मैं लिख सकता हूं k, सपोज कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो k a डेल्टा t अपॉन x, क्लियर है। यहां से बेसिकली मैं ये बोल सकता हूं यार, यहां से हीट इस हिसाब से जारी होगी, ये मैंने सीधा सीधा dq बाई dt लगा दिया, यहां से यहां तक के लिए मैंने dq बाई dt लगा दिया, ऐसे समझ ले, ठीक। मैंने कहा ठीक है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं dq बराबर हो जाएगा k a थीटा अपॉन x इंटू डी टी। नाउ कम टू द पॉइंट कि सर dt टाइम में इतनी हीट गई, बेसिकली ये पॉइंट अब यहां से स्टार्ट होता है कि dt टाइम में इतनी हीट चली गई। अगर इतनी हीट चली गई तो क्या हुआ होगा, कुछ माल जम गया होगा, कुछ पानी जम गया होगा, कितना जमा होगा, मान ले dx लेंथ का पानी जमा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि सर मान लो dm मास का पानी जमा है, तो dq बराबर dm इंटू एल, क्लियर है। अच्छा अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, तो मैं इसको लिख सकता हूं के ए थीटा बाई एक्स इंटू डी टी बराबर dm, क्या लिख सकता हूं मैं, dm हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू डी एक्स इंटू एल, ठीक। अब जरा खुटर पुटर कर लेते हैं, देख के ए थीटा, ठीक है, नहीं ये इससे की जरूरत नहीं, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, के थीटा अपॉन रो एल इंटू डी टी बराबर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब देख ले भैया, मान ले t बराबर 0 पर x लेंथ जमा हुआ था या x इनिशियल जमा हुआ था, ठीक। और किसी t टाइम पर आप जानना चाहते हो कि भाई साहब कितनी लेंथ जम गई है, तो मान ले वो x फाइनल हो गई है, ठीक है। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो t बराबर निकल के आ जाएगा रो एल अपॉन ए थीटा, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर बटे, तो दिस इज योर आंसर। तो अब अगर वो बोले कि सर x इनिशियल को तो मैं x रखूंगा और x फाइनल को मैं y रखूंगा,
ठीक है, वही कहना एक्स से वाई होने में, मतलब एक्स इनिशियल की वैल्यू एक्स है होगी, एक्स फाइनल की वैल्यू वाई होगी, तो हमें टी बता दो। तो योर आंसर इज रो एल बाई के थीटा, रो एल बाई के थीटा। थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी ए माइनस बी। ओए गलती हो गई भाई, वो गलती हो गई भाई, सॉरी, ये टू भी तो है ठीक है भाई, ये टू भी तो है, ये टू भी तो आ जाएगा इधर, है ना, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, मैं ना गलती करके दिखा रहा था, ठीक है, ताकि सिली मिस्टेक्स जो है एग्जाम में आप ना करो। मास्टर ठीक है, चल कोई बात नहीं, आई होप आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल एडवांस में हाल फिलहाल में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो एक बार देख लो उसको भी। सवाल तो बहुत आसान है, जल्दी होने वाला सवाल है। रॉड की लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, हैज अ वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी को चेंज कर दिया। ठीक है, वेयर अल्फा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, टी इज अ टेंपरेचर इन केल्विन, एंड्स ऑफ द रॉड आर मेंटेन एट T1 एंड T2। ले भाई, ये तो आसान ही है सवाल कि भैया यहाँ पर है T1, यहाँ पर है T2। ठीक है, ओके। बेसिकली एग्जामिनेशन जब प्रेशर होता है ना, एग्जामिनेशन प्रेशर में, तो कुछ बच्चों से ये भी गड़बड़ हो जाता है सवाल। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, सर इसने क्या बोला, हीट फ्लोइंग, भैया डी क्यू बाई डी टी पूछा है, तो डी क्यू बाई डी टी कितना हो जाएगा, मतलब के ए, ठीक है, के ए क्या होता है भैया, डी टी बाई डी एक्स, ये होता है। और डी क्यू बाई डी टी को क्या मान लो, आई। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछ लिया, इन्होंने पूछ लिया भैया हमको ये बता दो कि हीट करंट फ्लोइंग थ्रू द रॉड अंडर द स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट में कितना हीट करंट फ्लो कर रहा होगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, आ जाओ कर लेते हैं। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं आई इंटू डी एक्स बराबर के की वैल्यू कितनी है, अल्फा टी इंटू ए इंटू डी टी। ये हमारे पास आ गया टाइम वर्सेस एक्स का फंक्शन। जब x बराबर 0 था तो टाइम मान के, सॉरी, टेम्परेचर वर्सेस एक्स का फंक्शन, टेम्परेचर वर्सेस एक्स का फंक्शन, किस जगह पे कितना टेम्परेचर है। जब x की वैल्यू 0 है इनिशियली, तो टेम्परेचर मान के चलो कितना T1 है, और ठीक है जब x की वैल्यू सपोज x है तो टेम्परेचर मान लो T2 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो i तो बाहर निकल के आ जाएगा, यहां से आ जाएगा x माइनस 0, अल्फा टी कॉमन निकल, अल्फा बाहर ए बाहर, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू, तो 2t स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर बटे 2। तो आई बराबर आ जाएगा नीचे। सर अगर उसकी लेंथ एल है, चेक करके देखो लेंथ एल दे रखा है क्या, लेंथ एल है, तो मैं एक्स की जगह क्या पुट कर दूंगा, एल पुट कर दूंगा, तो ये आई इंटू एल आ जाएगा। तो योर आंसर इज अल्फा ए अपॉन 2L T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। प्लस माइनस के चक्कर में मत पड़ना, ये मत समझना कि सर यहाँ तो माइनस T1 स्क्वायर आ रहा आपका तो T2 स्क्वायर आ रहा, भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने इस तरफ हाई टेम्परेचर मान लिया, ठीक है, उसने उस तरफ हाई टेम्परेचर दे रखा है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा। टेम्परेचर ऑफ द बॉटम ऑफ द पॉइंट ऑफ ए डेप्थ इज इतना, और सॉरी इस सवाल में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग था। ठीक है, मैं इस सवाल को करेक्ट कर देता हूं, अब मैंने कर दिया है, अब सवाल आप कर लोगे खुद से, मुझे पूरा भरोसा है। वो थिकनेस ऑफ आइस वाला सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, आओ चेक करते हैं क्या बोला इसने। इसने बोला है कि टू थिन वॉल्ड स्फीयर है। हाँ ये सवाल अच्छा है, दिस इज द वन ऑफ द अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एडवांस के लिए बढ़िया सवाल है, एवरेज टू टफ साइड की तरफ ही सवाल जाएगा, ध्यान से देखना। इस बोला टू थिन वॉल स्पेयर है, डिफरेंट मटेरियल है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, मटेरियल भी डिफरेंट है। ठीक है, वन ऑफ द विद द डबल द रेडियस एंड 1/4 वॉल थिकनेस ऑफ द अदर। इसका मतलब वो कहना चाह रहा है दो भाई साहब क्या है, स्पेयर है। ठीक है, एक की रेडियस r है तो दूसरे की रेडियस 2r है, एक की रेडियस थिकनेस t है। ठीक है, तो दूसरे की थिकनेस कितनी है, 1/4 T/4 है। ठीक है, उसके अंदर क्या भर रखा है, बोले बर्फ भर रखा है, तो भैया इसके अंदर क्या भर दिया, बर्फ 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 भर दिया। ठीक है, इफ द टाइम टेकन टू कंप्लीट मेल्टिंग ऑफ आइस इन द स्फीयर इज लार्जर रेडियस इज 25 मिनट। इसमें भाई साहब 25 मिनट लगे, मान के चलो यहाँ सराउंडिंग टेम्परेचर है और इसका बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो बर्फ को पिघलने में इतना समय लगा, 25 मिनट लगे, और छोटे वाले के लिए 16 मिनट लगे। ठीक है गुरुजी, द रेशियो ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है, ऑफ द लार्जर स्फीयर टू द स्मॉलर स्फीयर, मतलब इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसका K2 है, तो आप K1/K2 या K2/K1 का रेशियो बता दो। ठीक है, दिस इज आंसर क्वेश्चन। ठीक, चलो अब इसमें होता क्या है ध्यान से समझना। बच्चा कुछ इस प्रकार से सोचता है, बोले सर देखो सर रेडियस तो आउटर हो गई। मैंने कहा हाँ आउटर हो गई, तो सर इसको ऐसा मान सकते हैं कि इसकी इनर रेडियस जो है r-t हो गई है, और इसकी इनर रेडियस जो है 2r - T/4 हो गई है। इनर रेडियस आउटर रेडियस दोनों आ गई है।
ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अननेसेसरी वेरिएबल में फंस के कहीं ना कहीं सवाल निपट जाता है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे इसका क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखो। आप देखो मुझे खेलना किसके साथ है, मुझे चाहिए के चाहिए मुझे, और मेरे पास क्या है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है कि भैया उसको पिघलाया जा रहा है। किसको पिघलाया जा रहा है? बर्फ को पिघलाया जा रहा है। ठीक है। तो अगर अपन याद करें कि सर ये है, सबसे पहली बात क्या है, थिन। सारा खेल इसने यहां पे खेल दिया, पहली लाइन पे खेल दिया उसने, थिन। यही है सबसे कैच लाइन, थिन। ठीक, बोले ठीक है सर जी। तो थिन, अगर मैं आपसे बोलूं थिन स्फीयर है, तो याद करो इसका के अगर मैं आपसे पूछता था तो के बराबर क्या, सॉरी इसका थर्मल रेजिस्टेंस अगर मैं पूछता था तो क्या आता था, 1/4 के, ठीक है, R2 माइनस R1 बटे R1 R2, ये आता था। अब ये आता था ना, है? रुक जा मैं चेक कर लेता हूं, मैं भूल जाता हूं कभी कभी, ठीक है। हाँ यही आता है सर, आप भूल जाते हो, आप कैसे याद करते हो? फिर मैं मनी मन में इंटीग्रेशन कर लेता हूं। dr याद कर, L अपॉन के ए, याद है ना, जोड़ा करते थे। L की जगह dx, के ए, एरिया की जगह 2πx, समझ गया ना, 2πr, ठीक है, dr, सॉरी एरिया की जगह 4πr², सॉरी ये स्फीयर के लिए बात कर रहे हैं ना, एरिया की जगह 4πr², ठीक है। तो के ए, एल की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू क्या होती है, L अपॉन के ए। तो L की जगह तो dx dr आ जाता था, याद करो, ठीक है। और नीचे कौन आता था, 4πr², इसको इंटीग्रेट करते थे R1 से R2, तो R² ऊपर जाके क्या बन जाता था, R⁻², तो उसका इंटीग्रेशन R⁻² + 1 अपॉन -2 + 1, मतलब 1/r आ जाता था। तो कुल मिला के ये आपका जो आ गया, ये क्या आ गया, R ये थर्मल है, ये थर्मल रेजिस्टेंस है। तो अब मुझे एक बात बताओ, मान लो यहां पे सराउंडिंग टेम्परेचर थीटा है और इसका टेम्परेचर 0 है और लगातार इसको मिल रही है ऊष्मा, ठीक है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि सर dq बराबर, वैसे तो dq/dt क्या होता है, बोले सर dq/dt बराबर होता है डेल्टा थीटा बटे r थर्मल। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल यही होता है। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर dq बराबर हो जाएगा डेल्टा थीटा, इसको डेल्टा t लिख देता हूं मैं, अब डेल्टा थीटा लिखने की बजाय T4 टेम्परेचर हो जाएगा यहां पर, ठीक, अपॉन r थर्मल इनटू dt। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि dt टाइम में इतनी हीट आई, और dt टाइम में इतनी हीट आने से क्या हुआ, बोले सर इतनी हीट आने से सपोज m मास की जो बर्फ है वो आपकी बर्फ पिघल गई, तो m इंटू एल। यहीं से हमको खेलना है, यहीं से हमको खेलना है। अब देख कैसे खेलेंगे, ध्यान से देखना सर। यहां अगर मैं बात करूं, ये R2 माइनस R1 है क्या, ये थिकनेस है, यहीं पे खेल है इसका, ठीक है। और क्योंकि ये थिन है, इसका मतलब R1 R2 को आप सीधा क्या लिख सकते हो कि सर ये आ जाएगा 1/4 के एज इट इज आ जाएगा, ये बन गया थिकनेस। इसको आप लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली R²। जहां ये चीज क्लिक कर गई, सवाल उसके बाद आसान हो गया, ठीक है। क्योंकि थिन है तो इनर रेडियस आउटर रेडियस इज ऑलमोस्ट सेम, ठीक। दैट मींस उनका प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली R² के बराबर हो जाएगा। बस इसके बाद सवाल हो जाता है। तो अब चेक करते हैं कौन कौन सी चीज सेम है। भैया डेल्टा टी सेम है दोनों केस में, मैं तो इनके साथ खेलूंगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, देख यहां से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट जो भी करोगे छोटे से टाइम के लिए ले ले, तो dt या इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा टाइम t, ठीक है, बटे r थर्मल का प्रोपोर्शनलिटी किसकी तरफ जा रहा है, L तो दोनों के लिए सेम होगा, मास की तरफ। और मास किसका है, बोले सर मास हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सब वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³ इंटू एल। आप समझो, मैं बाकी सारे मैं स्पून फीडिंग नहीं कर रहा हूं, मैं जितने भी कांस्टेंट वेरिएबल आएंगे, क्योंकि हम जब रेशियो लेंगे तो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मैं सबको निपटा रहा हूं धीरे धीरे करके, ठीक है। ठीक है सर जी। अब देखो इसमें कौन कौन निपटेगा, सर डेंसिटी सेम है, 4 सेम है, पाई सेम है, ये सेम है, एल भी सेम है, दोनों के लिए एल की वैल्यू तो 80 होती है। तो इसका मतलब यहां से समझ में आया, इसको इधर लेके आ जाओ कि सर आर थर्मल जो है वो प्रोपोर्शनल है T/R³ के। मैंने कहा आ गया काम भैया। तो हमको क्या चाहिए, अब आर थर्मल किसके बराबर है, इसके, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक काम कर सकता हूं, आर थर्मल की जगह ये लिख देता हूं T/4 के R², ठीक। ये इसके प्रोपोर्शनल जा रहा है। अब चेक करो, इसका मतलब 4 पाई कॉन्स्टेंट है वो हट जाएगा, ये T से T ये भी हट जाएगा, ये भी सेट हो जाएगा, और R² से ये R के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। इसका मतलब K इज प्रोपोर्शनल टू R। और यहीं पे मैंने सवाल निपटा दिया
क्यों निपटा दिया सवाल? बोले सर सवाल इसलिए निपटा दिया क्योंकि यहां पर थिकनेस को भी टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और टाइम को भी टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है? तो वो धाड़ धाड़ कैंसिल आउट हो गए। तो इन गलतियों से भी आपको बचना है, ठीक है? चला जा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंसियर तरीके से। तो भाई यहां से जो मुझे पता चला, मैं उठा रहा हूं इसको ऊपर, ठीक है? यहां से जो हमको पता चला कि डेल्टा थीटा सेम है, इस टाइम को मैं लिख देता हूं टी नॉट। जब इंटीग्रेट करोगे ना, तो सपोज ये आ गया टी नॉट टाइम बटे आर थर्मल बराबर आ रहा है मास इंटू एल के बराबर, एल तो कांस्टेंट हो जाएगा, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, ठीक है? ठीक है सर, ये आर थर्मल चला जाएगा इस तरफ, आर थर्मल इस तरफ जाएगा, तो यहां आ जाएगा 1/4 पाई के टी इज द थिकनेस, ठीक है, बटे आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, डेंसिटी दोनों केस में सेम है, ये वाला टर्म भी दोनों केस में रेशियो लेके सेम आएगा, ये टर्म भी दोनों केस में रेशियो लेके सेम आएगा, ठीक है? आर स्क्वायर से ये आर चला जाएगा, तो इसका मतलब ये आ गया जो के किसके प्रोपोर्शनल जा रहा है, आर टी बटे टी नॉट के प्रोपोर्शनल जा रहा है, ठीक है? वेयर टी नॉट इज द टाइम, तो मैं लिख देता हूं कि किसके प्रोपोर्शनल जा रहा है, आर टी बटे टी नॉट क्या है, टाइम है। अब देख ले भाई साहब, तो हम लिख सकते हैं यहां से K1/K2, क्या पूछा उसने, किसका पूछा है, थर्मल कंडक्टिव मेटेरियल लार्जर स्फीयर, तो उसने पूछा है K2/K1 बता दो कितना होगा, तो K2/K1 बराबर R2/R1 जो कि 2 है, मल्टीप्लाई बाई T2/T1 जो कि 25/16 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई टी नॉट इज द, सॉरी कर दी गलती है, ऐसी होती है गलती, देख खैर मैं तो पहचान जा रहा हूं, ठीक है? ये क्या है, टी इज द थिकनेस, T/4 अपॉन टी जो कि 1/4 है, वे यार आर टी अपॉन टी नॉट। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कर लेंगे, सर हम कर लेंगे, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो K1/K2 बराबर, ठीक है, R2/R1 जो कि 2 था, टी इज द थिकनेस जो कि 1/4 था, अपॉन टी नॉट कितना है, 25/16, कुछ ऐसा आंसर जाने वाला है, ठीक है? तो ये 8/25 आ रहा है भैया हमारा, 4 ऑप्शन, ठीक है? बढ़िया, और छोटा सा कैलकुलेशन में कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, और ऐसे सवाल एडवांस में आते हैं, आप सब लोग जानते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल खुद से कीजिएगा, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का सवाल है, आप चाहो तो इसको लॉग वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, चाहो तो अप्रोक्सीमेशन वाले से भी कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थ्योरेटिकल सवाल है, बस ऐसे ही मैंने डाल दिया ताकि आपको कभी इस प्रकार का क्वेश्चन देखने के लिए मिले तो पैनिक ना हो। बस इसमें हो ये रहा है कि ये जो ब्लैक है, बल्ब से हीट निकल रही है, ठीक है, रेडिएशन जा रही है, ब्लैक है, तो ये ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो ज्यादा एमिट करेगा, ठीक है, और अगर ये ज्यादा एमिट करेगा तो यहां पर जो हवा है, ठीक है, तो जो बेसिकली हवा को जब हीट मिलेगी तो एक्सपेंड करेगी, और ये अगर एक्सपेंड करेगी तो वाटर लेवल क्या होगा, ये वाला एक्स की वैल्यू नीचे हो जाएगी, ठीक है? बस इतना ही है। अब आप ये मत कहना सर पेंट भी तो सर वो रिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा, एक चीज याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन अलग चीज होती है, ठीक है, वो चीज अलग है, ठीक है? ये बात, ये इसमें ब्लैक है, ये एब्जॉर्ब करेगा, जितना एब्जॉर्ब, गुड एमीटर आर द गुड एब्जॉर्बर आर द गुड एमीटर, ठीक है? ये वो वाला खेल है, ठीक है? नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे मिलता जुलता एक एडवांस ने सवाल पूछा था। इस सवाल में बेसिकली कहना चाह रहा है कि भाई साहब एक जो है ना, एक शेल है स्पेस स्टेशन की, ये वाली, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, इसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस है और 500 केल्विन है, 500 केल्विन बनाने के लिए इसके अंदर कुछ लगा रखा है, इसके अंदर कुछ हीटर है, कुछ टीवी है, टीवी मतलब समझा, मजाक कर रहा हूं, इसके अंदर कुछ हीटर है, ठीक है, कुछ काम हो रहा है जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर 500 डिग्री क्या है मेरे भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर इसका टेम्परेचर 500 केल्विन कांस्टेंट है तो अंदर से इसको मिल रही है हीट, जिसने सवाल नहीं पढ़ा वो सवाल पढ़ ले, ठीक है, अंदर से इसको क्या मिल रही है, हीट, किससे मिल रही है, मान ले इसके अंदर हीटर रखा हुआ है, तो क्योंकि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है 500, तो इसका मतलब इसको अगर हीटर से हीट मिल रही है, सपोज QH इज द हीट जो हीटर से मिल रही है पर सेकेंड, ठीक, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर dQ/dt जो इसको पर सेकेंड मिल रही होगी अंदर से, वो सारी की सारी हो जाएगी किसके बराबर, EA सिग्मा T की पावर 4। सर ऐसा क्यों कह रहे हो, मैंने कहा भाई देख इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, बोले हाँ, इसका मतलब इसको जितनी हीट मिल रही है उतनी ये एमिट कर दे रहा है, क्योंकि अगर इसको ज्यादा मिलती और कम एमिट करता तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता,
और अगर इसको कम मिलती, ठीक है, समझ रहा है, और ज्यादा ये एमिट कर रहा होता तो इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता। इसका टेम्परेचर 500 केल्विन कांस्टेंट है, तो इसका मतलब अब इधर से तो हीटर से तो हीट मिल रही है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मतलब जितनी मिल रही होगी उतनी एमिट कर देगा। और कितनी एमिट करेगा भाई साहब? सर ये सिग्मा टी की पावर 4, टेम्परेचर का 500 कांस्टेंट है तो इतनी एमिट करेगा। ये तो हो गई इसकी पहली दूसरी लाइन। अब उसने बोला कि हमने इसके ऊपर क्या किया, एक बढ़िया तरीके से इसको एनवेलपिंग कर दी, लाइक दिस, पतली सी उससे, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी रेडियस, उतनी ही रेडियस से। तो इसका मतलब ओवरऑल तो मैं यही बोलूंगा ना कि ओवरऑल इससे तो इतनी ही हीट जाएगी, अगर दोनों पूरे को सिस्टम मान लू तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब। अब अंदर का जो ये है, अंदर का जो पीला वाला, इसका टेम्परेचर कुछ चेंज हो जाएगा। मान लो इसका टेम्परेचर अब हो चुका है टी डैश, तो अब ध्यान से देखो तो ओवरऑल तो इतनी हीट निकलेगी, ठीक, ओके सर जी। तो दैट मींस ओवरऑल इतनी हीट क्यों निकलेगी? बोले सर जी वो तो साफ साफ दिख रहा है इसमें, क्योंकि इसमें जो है एरिया थोड़ा ना चेंज कर दिया हमने, एरिया तो वही रखा है ना, क्योंकि रेडियस उसकी जो जिसको उससे एनवेलपिंग किया उसकी रेडियस भी सेम है। उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, देख ले, इफ जैसे एनवेलप आई थिन स्फेरिकल ब्लैक स्क्रीन, अच्छा ब्लैक स्क्रीन भी दे दिया और अच्छा हो गया, मतलब ई की वैल्यू 1 दे दी है, और यहां इसको भी ई की वैल्यू 1 कह रहा है, इसका मतलब तेरा सरफेस भी सेम हो गया। अरे बात समझ में, इसका मतलब देख, पहले मैं क्या था, स्पेस स्टेशन था, ब्लैक एंड स्फेयर था, इसको मतलब ई की वैल्यू तो मैं 1 मानूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके ऊपर आपने जो है मान के चल बढ़िया तरीके से एनवेलपिंग कर दी, ठीक है, ऐसा देसी भाषा में समझ लो, उसके ऊपर कुछ 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 तुमने जो है लपेट दिया उसके ऊपर, ठीक है। तो अब कपड़ा वपड़ा करके फिट कर दिया, बिल्कुल इस प्रकार से समझो, ठीक। तो अब जिससे जिससे आपने उसको इस्तेमाल किया है वो खुद ब्लैक स्क्रीन है, ब्लैक है, इसका मतलब उसका भी E1 है। तो इसका मतलब यहां पे पहले वाले केस में और अब जो नीला नीला लपेट दिया, वैसे तो काला काला लपेटा है, ई की वैल्यू तो सेम ही होगी ना, हाँ सर ई की वैल्यू सेम हो गई है, और ई की वैल्यू सेम हो गई है, और रेडियस भी सेम ही है, उसने दे रखा है यहाँ पे साफ साफ, ठीक है। थिन थिन का मतलब बहुत पतली है, रेडियस में सेम माननी है, तो इसका मतलब ई और ए और सिग्मा कांस्टेंट होता ही है, तो सारी चीज तो सेम ही हो गई ना। तो इसका मतलब अंदर से जितनी ये जो भी है, जो हीटर जो भी है, अगर पूरे को सिस्टम मानूंगा तो जाहिर सी बात है हम यहां से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सर इसका टेम्परेचर भी हमारा क्या हो गया होगा, टी ही हो गया होगा। किसका? जो हमने वहां पे स्पेरिकल ब्लैक स्क्रीन लगाई है। अब ब्लैक स्क्रीन में क्या है, एक एरिया उधर है, एक एरिया अंदर है, एक एरिया बाहर है, एक एरिया अंदर है। तो अब अगर मैं इस पीले पीले के बारे में बात करूं, ये पीला पीला जो है, पीला पीला, तो अब इसको दो दो जगह से जो है हीट मिल रही है, एक तो अंदर से हीटर से जो मिली रही थी, और एक उसके जस्ट सामने इस स्क्रीन से, ये जो नीली नीली स्क्रीन मैंने बना दी है उससे भी मिल रही है, इससे मिल रही है, दोनों साइड से मिल रही है। तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ठीक। अब टेम्परेचर मान लो कांस्टेंट टेम्परेचर उसका टी डैश है, तो ध्यान से देखना मैं क्या लिखूंगा कि सर एक हीट तो उसको मिल रही है पुरानी वाली, dq/dt पुरानी वाली, पुरानी वाली अंदर से, किससे? अंदर जो हीटर रख रखा है, किसको? अंदर पीले वाले को। कौन पीला वाला? ब्लैक एंड, वो तो ब्लैक है, अरे भाई मैंने पीले कलर से जो बना रखा है ये। तो एक तो उसको अंदर से हीट मिल रही है, एक उसको सामने वाले सरफेस से मिल रही होगी, जो ये वाला था, उससे कितनी मिलेगी? बोले सर ई ए सिग्मा, उसका टेम्परेचर वही हो जाएगा जो इसका टेम्परेचर है, ये सिग्मा टी की पावर 4। तो इतनी दोनों तरफ से उसको हीट मिल रही है, जिसकी वजह से क्या हुआ होगा, जिसकी वजह से अगर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, जो कि स्टेडी स्टेट टेम्परेचर पूछ रहा है, तो इसका मतलब इतनी हीट मिली है, तो इतनी हीट वो एमिट कर रहा होगा, और वो एमिट कितनी करेगा? ई ए सिग्मा टी डैश की पावर 4। मान लो टी डैश उसका नया टेम्परेचर हो गया है, ठीक। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ध्यान से देखो, यहां पर ये आप कितना लिख सकते हो, ई ए सिग्मा 500 की पावर 4 प्लस ई ए सिग्मा, ये टी कितना है? 500 ही है, 500 की पावर 4 बराबर ई ए सिग्मा टी डैश की पावर 4। ई ए सिग्मा सब कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और वैसे भी ई की वैल्यू तो 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा टी डैश बराबर आ जाएगा 500 इंटू ये 500 की पावर 4, 500 की पावर 4, 2 आ जाएगा, 2 इंटू 500 की पावर 4, 2 की पावर 1/4 इंटू 500, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आंसर मैच करा लीजिए, आपका आंसर पर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर मैच कर जाएगा, कुछ 6 के आसपास, 600 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल सवाल है, एक बार इसको पढ़ लेना खुद से। ये सवाल भी क्या है, हाँ ये सवाल थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है। सर्ल एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस। कुछ बच्चों को क्या है कि सर्ल एक्सपेरिमेंट उन्होंने पढ़ा नहीं होता है, तो वो सवाल देखते ही छोड़ देते हैं, ठीक है, उनको लगा ये तो आता नहीं है, छोड़ दो। जबकि आप ध्यान से देखो तो सवाल सर्ल एक्सपेरिमेंट के सवाल ऐसे ही हो जाते हैं, बस आप रस्सी फिक्सड बोतल मान लेना बस, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, अब देख क्या क्या गिवन है। उसने बोला कि लोड 500 इज एडेड टू 3 मीटर लॉन्ग वायर। इसका मतलब जो फोर्स लगेगा, mg वाला जो फोर्स लग रहा है वो 500 लग रहा है।
जो लेंथ दे रखी है वो 3 मीटर दे रखी है, ठीक है। अब उसमें क्या है, 3 मीटर लॉन्ग वायर, माइक्रोमीटर स्क्रू हैविंग द पिच 1 mm नीड टू गिव ए क्वार्टर टर्न इन ऑर्डर टू रिस्टोर द हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द स्पिरिट लेवल। इसका मतलब जो आपका स्क्रू गेज है उसमें एक पिच तो आप जानते हो, एक पिच का मतलब क्या होता है, पूरे कंप्लीट रोटेशन में 1 mm चलना। तो क्वार्टर पिच में कितना चलेगा, बोले 1/4 mm। ठीक, इतनी देर में क्या किया, इतनी देर में ऐसा क्या किया कि भाई साहब उसने जो है अपनी पुरानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन को रिस्टोर कर, दैट मींस ये आपका डेल्टा एल है, ये आपका डेल्टा एल है। आप ऐसे समझो कि सपोज एक वायर था, वायर में आपने मास लटका दिया, मास लटका दिया तो नीचे mg लगेगा, और mg लगेगा तो भाई साहब जाहिर सी बात है वो मास पर जो है रस्सी में टेंशन डेवलप होगी, टेंशन डेवलप होगी, स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन आएगा तो खिंचाव आ जाएगा, तो रस्सी थोड़ी खिंच जाएगी। अब उसने क्या किया, स्क्रू गेज से उसको जो है एक तरीके से सेट किया। तो उसने बोला कि भैया कि जब हम लोग स्क्रू गेज की पिच अगर सपोज 1 mm है तो 1/4 टर्न में हम उसको लेवल पे ले आ रहे हैं, तो इसका मतलब डेल्टा एल इतना ही है। ठीक, अब उसने यंग मोल्डस ऑफ द वायर, यंग मोल्डस ऑफ द वायर बता दो, वाई बता दो कितना होगा, अगर एरिया दे रखा है उसने 10⁻⁵, तो फॉर्मूला लगा देना, फोर्स अपॉन एरिया बराबर बाई डेल्टा एल अपॉन एल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लास में कराए हुए सवाल है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 प्रकार के सवाल पूछे जाते थे कि सपोज कोई एक रॉड है, ठीक है, इलास्टिक रॉड है, अब उसको लटका दिया है, ये आप खुद कीजिएगा, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, क्या एक रॉड है, मास वाली रॉड है, उसको लटका दिया है, ठीक। तो बता दो टोटल एलोंगेशन उसमें कितना होगा और उसके अंदर टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ये 2 स्टैंडर्ड सवाल है। इन्हीं 2 स्टैंडर्ड सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हो कि रॉड को मैंने ऐसे रख दिया जमीन पे और आगे की तरफ फोर्स लगाया, तो बता दो टोटल एलोंगेशन कितना आएगा और टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी। टोटल एलोंगेशन के लिए क्या करते थे, क्लास का आर्टिकल है, क्लास नोट पे सब करा रखा है, आप वहां जाके देखिएगा, मैं यहाँ डिस्कस करूं कोई फायदा नहीं है इस चीज का, ठीक है। आप नोट्स खोल के देखिएगा, आपको वहां मिल जाएगा। मैं फिर भी हिंट बता देता हूं कि क्या किया करते थे लटकने वाले केस में, अगर मेरे को टोटल एलोंगेशन निकालना होता था, एक्स पे जाके डीएक्स लेंथ को पकड़ते थे और उसमें चेंज डीजेड माना करते थे, ठीक है। और फिर हम वहां पे लिखा करते थे कि भैया फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स कितना हो जाता था, नीचे जितना मास लटका पड़ा है, ठीक है, उसका इंटू जी, ठीक, अपॉन एरिया बराबर बाई डीजेड अपॉन डीएक्स, फिर डीएक्स उधर ले जाते थे और इंटीग्रेट कर दिया करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग किया करते थे। अब आप ये खुद कीजिएगा सवाल, ये क्लास में कराए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही आ गया, देख द रेशियो ऑफ द, इसको तो आप याद ही कर लो, ठीक है। यूनिफॉर्म वायर लटका रखा है, उसने बोला रेशियो ऑफ एलोंगेशन ऑफ द अपर हाफ ऑफ द वायर टू द लोअर हाफ ऑफ द वायर। कह रहा भैया ये बता दो, यहां पर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो बता दो नीचे के आधे में और ऊपर के आधे में एलोंगेशन का रेशियो कितना होगा, ठीक है। ये तो आप खुद करो यार, है ना, लिमिट तो चेंज करनी है। देख करना क्या था, ठीक है, करना ये था, देख एक्स पे जाके डीएक्स पकड़ना है। अब इसी बहाने आपकी प्रैक्टिस हो जा रहे हैं ना ये सवाल, क्योंकि ऐसे सवाल भी आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तुम में से देखना काफी बच्चे ऐसे होंगे जो सोचते होंगे ये तो आता है हमको, ठीक है, स्किप करके आगे बढ़ जाते होंगे, ये तो आता है, ये तो हमने क्लास में कर रखा है। लेकिन वही चीज जब मैं आपको करने के लिए दूंगा तो फिर वो कहें यार हुआ नहीं यार, ये कहीं गलती हो गई। तो आपको ये बैरियर भी क्रॉस करना है, ठीक है, कि अगर आपको लगता है कि आपको आता है तो फिर आपके मार्क्स निकलने चाहिए वहां से, ठीक है। तो इसीलिए अब नोट्स वोट्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आप यहीं से ही इन क्वेश्चन के माध्यम से ही आप रिवीजन कर लो सारा का सारा, ठीक है। इन केपीपी का मतलब ये नहीं है कि केवल टफ सवाल करा दिए जाएं, और नहीं, केपी का मतलब पूरे नोट्स आपके रिवाइज हो जाएं, सारे कंसेप्ट आपके रिवीजन हो जाए, अच्छे लेवल के सवाल भी हो जाए, टफ लेवल के सवाल भी हो जाए, मीडियम भी हो जाए, कैलकुलेशन भी हो जाए, सिली मिस्टेक भी हो जाए। तो क्या करते थे, एक्स पे जाकर डीएक्स पकड़ते थे, मानते थे इसमें चेंज कितना है, डीजेड है, तो मैं लिखता था फोर्स कितना होगा, m/l इंटू एक्स इंटू जी, फोर्स अपॉन एरिया बराबर बाई dz अपॉन dx, dx इधर लेके आ जाओ तो dz बराबर क्या हो जाएगा, m अपॉन l g अपॉन a, y नीचे आ जाएगा, x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। एक बार इसको 0 से l/2 इंटीग्रेट कर देना, निकाल लेना, एक बार इसको l/2 से l इंटीग्रेट कर देना, निकाल लेना, दोनों का रेशियो निकाल लेना। ये सारे टर्म तुम्हारे कांस्टेंट ओके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऐसे ही आंसर आ जाएगा। देख जब तो इसको 0 से l/2 इंटीग्रेट करेगा तो x का इंटीग्रेशन x²/2, ये आ जाएगा l/2 का होल स्क्वायर, और जब l/2 से l करेगा तो l² माइनस l/2 का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। कितना रहे, 4 बटे है, 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 1 4 माइनस 1, अपर हाफ बटे लोअर हाफ, हाँ तो ठीक है ना, 3:1 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट, खुद से कीजिएगा, थ्योरेटिकल सवाल है, आसान सवाल है, कोई सवाल में कोई दम नहीं है, चाहो तो सवाल की रीडिंग ले सकते हो गया। तो भैया सीधी सी बात है, सवाल में इसमें होल है,
बाकी डायमेंशन सबका सेम है। इसका मतलब यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका मास ज़्यादा है, ठीक है, इसका मास ज़्यादा है। दोनों में सेम टेम्परेचर राइज करने के लिए डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी लगाओगे तो भैया जिसका मास ज़्यादा होगा, ठीक है ना, उसमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, खत्म कहानी, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए अब्सॉर्ब मोर हीट, बिल्कुल सही बात है। होल श्रिंक नहीं करेगा भैया, एक्सपेंड करेगा, ये तो हमें पता ही है, थर्मल एक्सपेंशन में इतना पढ़ चुके हैं कि होल तो एक्सपेंड करेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, इसको सुकून से करिएगा, ठीक है। इसको तोड़ने के लिए मैं आपको बता दूं, आप एक काम करना कि यहां पे और यहां पे खेलना। आपको यहां पे दिख रहा होगा कुछ पानी है और यहां पर कुछ आइस है। ये क्योंकि आइस का टेम्परेचर कुछ कुछ दे रखा है, दैट मीन्स ये टेम्परेचर जो है वो केल्विन में है। आप ऐसे समझ लो, सपोज आइस है -20 डिग्री सेल्सियस पर। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, आइस का टेम्परेचर कम होता जा रहा है और पानी का टेम्परेचर तुरंत यहाँ पे 0 हो चुका है गिरते गिरते। और 0 होने के बाद वो कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट होने का मतलब, इसका मतलब क्या हो गया है कि सर जी अब पानी क्या होना हो गया है, पानी जमना स्टार्ट हो गया है। जब यहां से पानी जमना स्टार्ट हुआ, इस जगह में आप देखिएगा, जिस जगह से पानी जमना स्टार्ट हुआ, ठीक है, उस जगह पे क्या था, हमारे पास अच्छी खासी बर्फ थी जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम था। क्लियर है, ठीक। तो ये बेसिकली इसके पीछे की कहानी है। इसके बाद क्वेश्चन को खुद कीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये आपका आइस बर्फ वाला सवाल है, कैलकुलेशंस वाला सवाल है। क्लास में खूब इस तरह के सवाल हमने कर रखे हैं, ठीक है, ये आप अपनी कैलकुलेशन चेक कीजिएगा। तो उसने बोला 50 ग्राम बर्फ है -10 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है, और 10 ग्राम स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पर है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। अब क्या हुआ, दोनों को मिक्स किया है, स्टडी स्टेट पहुंचा गया, कैलोरीमीटर जो है उसका वाटर इक्विवेलेंट भी दे रखा है। तो बता दो क्या होगा, बता दो भैया फाइनली क्या होगा, ठीक है। तो आपको याद होगा ऐसे सवालों में हम लोग क्या किया करते थे, एक रेफरेंस लाइन मान लिया करते थे। तो चलो एक काम करते हैं, एक बार रेफरेंस लाइन मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये देख लेते हैं कि भाई साहब 100 डिग्री सेल्सियस ये पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, ठीक। तो अगर अपन इसको 100 डिग्री सेल्सियस पानी में लेके जाना है, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, ठीक, पहले देखते हैं 100 डिग्री सेल्सियस वाटर अचीव पॉसिबल है या नहीं है, ठीक। तो इसको 100 डिग्री सेल्सियस वाटर तक पहुंचाने के लिए हीट देनी पड़ेगी, कितनी सर, एम एस इंटू डेल्टा टी पहला, प्लस m इंटू एल दूसरा, प्लस m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, ठीक है। इतनी हीट आपको इसको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये कितना जा रहा है भैया, ये जा रहा है 4000 और ये जा रहा है 5000, 9000, 9250। तो भैया इतनी हीट तो यही खाएगा बर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पानी में कन्वर्ट होने के लिए। अब ये हीट आएगी कहाँ से, थोड़ी कैलोरीमेट्री भी खाएगा, लेकिन ये हीट आएगी कहाँ से, बोले आएगी स्टीम से। स्टीम कितना है हमारे पास, तो अगर तू देखेगा मेरे भाई तो स्टीम कितना है, बोले स्टीम है 10 ग्राम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब ये कंडेंस होगी, मतलब स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगी 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना ऊष्मा रिलीज करेगी सर, m इंटू एल। एल की वैल्यू कितनी है 540 बराबर 5400। इसका मतलब स्टीम कह रही है भैया मेरे पास तो 5400 रुपए है बस, ठीक है। और ये कह रहा भैया 100 डिग्री सेल्सियस पानी पे पहुंचने के लिए मुझे 9250 चाहिए। इसका मतलब स्टीम के पास उतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो पूरे के पूरे बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे लेके चली जाए। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि सर, इसका मतलब ये होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर तो नहीं होगा और टेम्परेचर उससे कम ही होगा। मैंने कहा ठीक है। अच्छा एक बार ये और चेक कर लेते हैं, अगर मैं इसको भूल जाऊं, इसको, ये हमारा क्या हो गया, ये 0 डिग्री सेल्सियस पानी तक पहुंचने में रिक्वायर हीट हो गई, तो ये कितना जा रहा है 4250, ठीक। बोले ठीक है सर जी। और ये कितना है, बोले सर ये है 54। तो हाँ भैया ये इससे ज्यादा है। और जो वाटर इक्विवेलेंट है वो उसकी वैल्यू भी दे रखी है और उसने ये भी दे रखा है कि कैलोरीमीटर इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस पे था। इसका मतलब अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस पानी पे जाऊं तो वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पानी पे जाएंगे तो ज्यादा बेटर है, तो उसके पास अच्छी खासी हीट भी है, ठीक। तो इसका मतलब जो टेम्परेचर होगा वो 0 और 100 के बीच में कुछ होगा, ठीक है। टेम्परेचर जो होगा वो 0 और 100 के बीच में कुछ होगा। और इसका मतलब फाइनल सब कुछ जो होगा वो क्या होगा मेरे भाई, पानी 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 ही होगा। तो अब इसका मतलब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मास ऑफ द वाटर 60, बिल्कुल सही बात है। ये भी पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनल टेम्परेचर 0 100 के बीच में होगा। अब उसने बोला है मास ऑफ स्टीम रिमेनिंग गलत, मास ऑफ आई रिमेनिंग गलत। बिना सॉल्व किए अब आप ही बता सकते हो। अगर कोई आपसे पूछे कि भैया बता दो फाइनल टेम्परेचर एग्जैक्ट कितना होगा, ठीक है, एग्जैक्ट फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट। सर पहले तो इसका काम तमाम करो, एम एस डेल्टा टी, एम इंटू एल, ये पिघल गया, ठीक, प्लस एम एस की वैल्यू हाफ, सॉरी एस की वैल्यू 1 इंटू टी माइनस 0, मान लो फाइनल टेम्परेचर टी है, ठीक, प्लस ये भी खाएगा, ये कितना खाएगा 1.5, इसका क्या है ये वाटर इक्विवेलेंट है, इंटू टी माइनस 0 इक्वल टू स्टीम 10 गुणा 540
प्लस एम एस डेल्टा टी 100 माइनस टी, मैंने लिख दिया दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर जो फाइनल टेम्परेचर का निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस एडवांस वाले पूछ चुके हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इन्हें बोला 2 स्फेरिकल ब्लैक बॉडीज है, इसका मतलब ये ए है ये बी है, ठीक है। आर ए बराबर आर बी बराबर 2r है, इसका मतलब ये अगर r है तो ये 2r है, ठीक है। एमिट द रेडिएशन पीक इंटेंसिटी ऑफ वेवलेंथ 400 एंड 500। अरे भैया ए के लिए, हाँ ए के लिए 400 है, इसका मतलब लैम्डा ए दे रखा है 400, ठीक है, और लैम्डा वी कितना दे रखा है 800। आपको ये बात पता होगी कि लैम्डा इंटू टी बराबर होता है कांस्टेंट। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि सर इसका टेम्परेचर अगर सपोज टी है तो इसका टेम्परेचर 2t हो जाएगा, है ना। ये सब साथ साथ करते हुए चलो। अब उसने बोला है इफ देयर टेम्परेचर आर इतना, अब तो कुछ बचा ही नहीं है सवाल, अब तो आप कर ही लोगे। एमिसिव पावर दे रखी है, एमिसिव पावर क्या होती है, ई ए सिग्मा टी की पावर 4, एरिया की वैल्यू उसमें 1 पुट कर देना, ठीक है। और फिर भी कर लेते हैं, देयर टेम्परेचर टी ए एंड टी बी, तो टी ए अपॉन टी बी, टी ए अपॉन टी बी कितना जा रहा है भैया, चेक करिए। टी ए अपॉन टी बी, टी ए की वैल्यू कितनी 2t, 2t अपॉन टी, सेकंड ऑप्शन चला गया। पी ए क्या है, पी क्या है चेक करो, एमिसिव पावर ऑफ ई ए ई बी एंड एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड, तो पी ए क्या है, बोले पी ए है डी क्यू बाई डी टी विच इज ई ए सिग्मा टी की पावर 4, ठीक है। ई की वैल्यू 1 हो गई है, एरिया आप निकाल सकते हो, ठीक है, और टेम्परेचर आपको पता ही है। अब तो खेल जाओगे यार, कुछ बचा नहीं है सवाल में। और यहां से क्या है, एमिसिव पावर है ई, एमिसिव पावर क्या होगा सर, वो हो जाएगा ई सिग्मा टी की पावर 4। एमिसिव पावर तो देखते के साथ ही हो जाएगा, एमिसिव पावर ई की वैल्यू 1 होगी, सिग्मा कांस्टेंट है, टेम्परेचर की पावर 4 पे जाएगा, तो टेम्परेचर पावर 4 का मतलब हो गया, तो इसका मतलब ये कितना जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 ना, तो ना तो ये सही है ना ये सही है। अब पी चेक कर लेते हैं, पी में क्या आएगा, पी ए अपॉन पी बी, पी ए अपॉन पी बी बराबर ये कांस्टेंट, दैट मीन्स एरिया ऑफ ए1, एरिया ऑफ ए कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, आर स्क्वायर बटे एरिया ऑफ बी 2r का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर की पावर 4, 2t बाई टी की पावर 4, ये जाएगा, तो 4 आ जाएगा आंसर, पहला और दूसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफी अच्छा सवाल है, ठीक है। मुझे लगता है कि दिस इज द वन ऑफ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द जेईई एडवांस, इसको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जेईई एडवांस वालों ने इससे, इस आर्टिकल से रिलेटेड लंबे टाइम से कोई सवाल नहीं पूछा है, ठीक है। अब इस सवाल में क्या गिवन है, ए ब्लॉक इज प्लेस्ड इन ए रूम विच इज एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब जैसे कमरा है इसके अंदर मैंने एक ब्लॉक रख दिया, ठीक है, बहुत देर के लिए रख दिया, तो बहुत देर के लिए रख दिया तो इसका मतलब ब्लॉक का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूं कि भाई यहां पर आपने एक ब्लॉक रख दिया है और इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। एक एक लाइन पढ़ेंगे उसको क्रैक करेंगे। नेक्स्ट, अब उसने बोला नाउ इट इज हीटेड बाय एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 500 वाट टिल इट्स टेम्परेचर बिकम 50 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये तो हो गई आपकी पहली कहानी। दूसरी कहानी में क्या किया आपने, इसको भैया हीटर लगा दिया इसके पेट में, इसके पेट में हीटर लगा दिया 500 वाट का, तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, इसका टेम्परेचर राइज करेगा। अब हो क्या रहा होगा, हो ये रहा होगा कि ब्लॉक को हीटर से भी एनर्जी मिल रही होगी, ठीक है, और ब्लॉक का टेम्परेचर राइज कर रहा होगा, ब्लॉक का टेम्परेचर राइज कर रहा होगा तो सराउंडिंग से ये अब्सॉर्ब भी कर रहा होगा और सराउंडिंग को ये एमिट भी कर रहा होगा, ये सारे प्रोसेस हो रहे होंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोला इसने, टिल द टेम्परेचर बिकम 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब फाइनली ये हुआ कि इसका टेम्परेचर कितना हो गया भाई साहब, इसका टेम्परेचर हमने इसको तब तक ये बंबू लगाए रखा, हीटर लगाए रखा जब तक इसका टेम्परेचर 550 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता। अब इसने क्या बोला, इनिशियल रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर इज 2.5 सेकेंड पर से 2.5 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। अब यहां से सवाल टूटना स्टार्ट हुआ। इन्होंने बोला भाई साहब इनिशियल रेट मतलब जैसे ही हमने हीटर लगाया तो इनिशियल रेट ऑफ टेम्परेचर जिस रेट से राइज कर रहा है वो 2.5 है। तो भाई मैं जस्ट यहां पे t बराबर 0 के लिए लिख सकता हूं कि मैं इस ब्लॉक को किस रेट से हीट दे रहा हूं, बोले p के रेट से हीट दे रहे हो, बोले वो p की वैल्यू कितनी है, मैंने कहा 500 है। तो इस ब्लॉक को मैं शुरू में t बराबर 0 पर इनिशियली मैं 1 सेकंड में इतनी हीट दे रहा हूं। अब इस हीट का क्या हो रहा होगा, इस हीट का कुछ पार्ट तो बॉडी के इसका टेम्परेचराइज करने में लगा रहा होगा, ms इंटू डी टी बाई डी टी। आई होप आप समझ गए होंगे, दिस इज dq बाई डी टी, दिस इज dq बाई डी टी बाई द हीटर, ये हीटर के द्वारा दिया गया 500, तो उसका टेम्परेचराइज कर रहा होगा प्लस कुछ सराउंडिंग में जा रहा होगा। लेकिन क्योंकि उसने बात कर ली t बराबर 0 पर, तो t बराबर 0 पर तो इसका टेम्परेचर भी 10 है, इसका टेम्परेचर भी 10 है,
तो ई ए सिग्मा टी की पावर 4 आने वाला भी 10 हो गया, ई ए सिग्मा टी की पावर 4 जाने वाला भी 10 हो गया, तो वो दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। इसका मतलब जस्ट शुरू में जो भी आप एक्सले जो भी आप यहां पर जो हीट दे रहे हो वो सारा का सारा कहां जा रहा है, वो सारा का सारा जा रहा है इसका टेम्परेचर को राइज करने में। अब इन्होंने dt बाई dt की वैल्यू दे दी, कितनी दे दी भैया, dt बाई dt की वैल्यू दे दी 2.5। तो अगर मैं यहां से सॉल्व करूं तो m इंटू एस की वैल्यू हो जाएगी 5000 बटे 25, 25 दूनी 50, 200, ये m इंटू एस की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, अच्छा पहले ऑप्शन कर लेते हैं। पहला उसने पूछा हीट कैपेसिटी ऑफ ब्लॉक, बिल्कुल सही, हमारा पहला ऑप्शन मैच कर दिया। हीट कैपेसिटी ऑफ द ब्लॉक गलत। रेट ऑफ कूलिंग ऑफ वाटर, अच्छा, हीट रेडिएटेड पर सेकंड व्हेन द ब्लॉक वाज इतना, ओके, हमें पहला दूसरा ऑप्शन तो समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। उसने बोला हीटर इज स्विच ऑफ, ठीक है भाई साहब, इसका मतलब इसके बाद क्या किया, इस हीटर को भैया स्विच ऑफ कर दिया, हटा दिया इसको। अब इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं अब इसकी हालत पे छोड़ दूंगा तो क्या होगा, ये 50 डिग्री सेल्सियस का ब्लॉक है और 10 डिग्री सेल्सियस के रूम टेम्परेचर में रखा हुआ है, तो हीट देगा ज्यादा लेगा कम, देगा ज्यादा लेगा कम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बोले सर इसका मतलब इसका टेम्परेचर क्या होने लगेगा, फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, इसका टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भैया और देखते हैं। तब उसने बोला कि नाउ ए हीटर ऑफ 100 वाट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक एट 50 डिग्री सेल्सियस। अब इस बात को समझो आप कि इसके बाद क्या होगा, बोले सर अगर आप इसके बाद अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देते तो इसका टेम्परेचर 50 ना रहता, फिर 40 हो जाता, 30 हो जाता, 20 हो जाता, ये सब टेम्परेचर इसका कम होता चला जाता। लेकिन अगर मैंने यहां पर 100 वाट का एक हीटर लगा दिया तो इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब मैं अगर ब्लॉक पे बात करूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सब ब्लॉक के लिए जिस रेट से हीट इसको मिल रही होगी उस रेट से हीट जा रही होगी। बोले हां सर बिल्कुल बोल सकते हैं। अब क्योंकि ये ब्लॉक है, ठीक, ब्लॉक के साथ अब तीन तीन गतिविधियां हो रही हैं। कौन सी, एक तो हीटर से हीट मिल रही है, दूसरी ई ए सिग्मा टी की पावर 4 के हिसाब से हीट जा रही है सराउंडिंग में, और तीसरी ई ए सिग्मा सराउंडिंग का टेम्परेचर की पावर 4 के रेट से हीट आ रही है। तो कायदे में अगर आप सही स्टेटमेंट लिखने चाहोगे तो आपको यह लिखना पड़ेगा कि क्योंकि ब्लॉक का टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका है तो आने वाली ऊष्मा बराबर जाने वाली ऊष्मा, आने वाली ऊष्मा क्या हो जाएगी 100 प्लस इसके लिए लिखोगे ई ए सिग्मा 10 डिग्री सेल्सियस का मतलब 283 की पावर 4 इक्वल टू जाने वाली ऊष्मा ई ए सिग्मा, और ये कौन है 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो और उसकी पावर 4 करो, जो कि बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन सॉल्वेबल नहीं है क्योंकि आप कैसे निकालोगे 283 की पावर 4। ठीक है, तो सवाल तो फंस गया एक तरीके से। तो लेकिन अगर अपन ध्यान से देखें, इसने लास्ट लाइन यूज कर दी, एज्यूम न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग टू बी वैलिड। वो कहना चाह रहा भैया न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को वैलिड मान लो। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग अगर आपको याद हो तो क्या होता था कि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, ये हुआ करता था। तो ये बेसिकली ये सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4 को, ये आया तो वहीं से ही था ना कि अगर मैं कह दूं एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर टी है, सराउंडिंग टेम्परेचर टी है, तो जाने वाली ऊष्मा जो होगी वो हो जाएगी ई ए सिग्मा टी की पावर 4। ये जाने वाली ऊष्मा हो जाएगी, और आने वाली ऊष्मा कितनी हो जाएगी सर, ये हो जाएगी माइनस लगा के माइनस ये सिग्मा टीएस की पावर 4, तो ये नेट ऊष्मा हो जाएगी, ये नेट ऊष्मा हो जाएगी। तो अगर इसको मैं लिख दूं dq बाई dt, तो अगर ये नेट ऊष्मा आ चुकी है तो मान के चलो इसका टी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसका मतलब ये ओवरऑल नेट ऊष्मा है जो जा रही है, जाने वाली माइनस आने वाली इज इफेक्टिव जाने वाली, तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर राइज हो रहा होगा ms इंटू dt बाई dt, और यहां हम एक लगा दिया करते थे माइनस साइन, याद करो पूरा सेट करने के लिए। तो जब मैं इस ms को इधर लेके आ जाया करता था, आई होप आपका मस्त रिवीजन हो गया होगा, तो dt बाई dt को हम बोला करते थे रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। फिर dt को मैं इधर ले जाता था, कुटर पुटर क्या करते थे, इंटीग्रेट इंटीग्रेट किया करते थे, तो वहां से हमको न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग मिला था। दैट मीन न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग एक तरह से इसी का ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, जिसमें हमने पूरा सॉल्व करके पता लगाया था कि सर dt जो dq बाई dt होता है, ये सबसे पहले हम लिख देते हैं सर dt बाई dt जो होता है रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, वो प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के। डेल्टा टी का मतलब टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के। ये न्यूटन ऑफ कूलिंग हम लोगों ने देखा था, आई होप आपको याद होगा। अब इसमें मैं खुराफाती काम कर रहा हूं। बोले क्या खुराफाती काम कर रहे हैं, मैंने कहा अगर मैं इसमें ms से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक, अच्छा अगर मैं इसको हटा देता हूं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा के। बोले हाँ सर एक कांस्टेंट आ जाएगा के। तो अगर मैं इसको ms से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, ठीक, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका dq बाई dt। ये एक तरह से और मॉडिफाइड वर्जन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हो गया,
ठीक। और ये क्या हो गया, बोले सर के इज ए कांस्टेंट, एमएस इज आल्सो ए कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट, ठीक, इनटू टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो ये चीज अगर मैं यहां इस्तेमाल करूं कि सर हमें पता चल गया डी क्यू बाई डी टी जो होगा वो होगा के डैश इंटू टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक। तो इसमें क्या क्या चीज इंवॉल्व होगी, पहले आप ये समझो इसके अंदर क्या क्या चीज इंवॉल्व हो गई, इसके अंदर क्या क्या चीज इंवॉल्व हो गई। इसके अंदर मेरे भाई क्या इंवॉल्व हो गई सर, एक तो इंवॉल्व हो गई ई ए सिग्मा टी की पावर 4 जाने वाली, ई ए सिग्मा टी एस की पावर 4 आने वाली, मतलब जाने वाली आने वाली रेडिएशन वाला पार्ट पूरा हमने इसमें दोनों में कवर कर लिया। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं इसके लिए कि सर अब ब्लॉक के लिए मैं बात बोल सकता हूं कि हीटर से कितनी हीट मिल रही है, बोले 100, और हीटर का टेम्परेचर कांस्टेंट है, और हीटर को सॉरी ब्लॉक का टेम्परेचर कांस्टेंट है, ब्लॉक का टेम्परेचर कांस्टेंट है, हीटर से कितनी हीट मिल रही है एक सेकंड में 100 जूल। तो इसका मतलब एक सेकंड में 100 जूल जा रही होगी, वो जो जाने वाला है दैट विल बी द इफेक्टिव रिजल्टेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। तो दैट मींस ये बात हमें समझ में आ गई कि dq बाई dt जो नेट था ये किसके बराबर हो गया, 100 के बराबर हो गया, खत्म कहानी। आप समझ रहे हो ये dq बाई dt क्या है। आपको ये चीज मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि यहां से हम लिख सकते हैं dq बाई dt जाने वाला पार्ट कितना होगा, ई ए सिग्मा टी की पावर 4, dq बाई dt आने वाले पार्ट का मतलब क्या हो गया, ई ए सिग्मा टी एस की पावर 4। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ dq बाई dt नेट क्या होगा, तो आप बोलोगे ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। इसके बाद ये कहानी आती है। तो इसका मतलब ये हुआ ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी एस के पावर 4, ये कहानी आई, तो ये पूरी कहानी आई। दैट मीन्स इसमें dq बाई dt में इसमें जाने वाली खुद के टेम्परेचर की वजह से जाने वाली और सराउंडिंग टेम्परेचर की वजह से आने वाली दोनों का रिजल्टेंट है ये। तो इसका मतलब ये हो गया, मैं यहां बोल सकता हूं कि बीकर के पास ब्लॉक के पास 3 इवेंट हो रहे हैं, हीटर से हीट आ रही है, सराउंडिंग से हीट आ रही है, और सराउंडिंग में हीट जा रही है। हीटर से हीट कितनी आ रही है, 100 आ रही है। अब सराउंडिंग के साथ खेलते हैं, ये कुछ हीट सराउंडिंग को दे रहा है और कुछ हीट सराउंडिंग से ले रहा है। तो देना और लेना का जो रिजल्टेंट है वो ये है। तो इसका मतलब ये सराउंडिंग के साथ जो भी एक्सचेंज जितना हो रहा होगा उतना ही हीटर के साथ हो रहा होगा। हीटर से हीट आई सराउंडिंग में चलेगी, तभी इसका टेम्परेचर क्या रहेगा मेरे भाई, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब dq बाई dt फॉर द सराउंडिंग इज इक्वल टू हीटर के बराबर हो गया, इक्वल टू के डैश इंटू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कितना है 50 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कितना है 10। तो अगर मैं ऐसे के डैश निकालूंगा तो ये आ जाएगा 100/40, मतलब आ गया 2.5। क्लियर है। चलो अब सवाल को देखते हैं। रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ब्लॉक, अच्छा रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ब्लॉक, इसका मतलब dt बाई dt कहना चाह रहा है ये, ठीक है। इफ 100 डिग्री 100 वॉट इज ऑल्सो स्विच ऑफ। अच्छा इस वाले पार्ट में इसने पूछ लिया कि भाई साहब अगर मैं इसको भी स्विच ऑफ कर दूं, ठीक है 100 वॉट को, तो बता दो रेट ऑफ, यहां से इसने पूछ लिया कि मैंने इसको स्विच ऑफ कर दिया, तो बता दो रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ब्लॉक क्या होगा। तो मैंने कहा तो ठीक है dt बाई dt कितना हो जाएगा, पहले थर्ड पार्ट कर लेते हैं। बोले सर ये हो जाएगा के डैश इंटू टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक। मैंने कहा ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी कितना है सर, ये तो क्या ये सॉरी ये तो dq बाई dt था, ये तो क्या था dq बाई dt था, तो यहां में ms लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये देख dq बाई dt था, कहां लिखा था, नेक्स्ट पेज पे लिखा था शायद मैंने, ये देखिए था, ठीक है। तो बस अब आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। ms की वैल्यू कितनी है 200 इंटू dt बाई dt बराबर k डैश इज 2.5 और ये कितना है 40, ठीक है। तो ये आ गया 1/2। तो मेरे भाई थर्ड ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, सही होगा। कितना बढ़िया सवाल है, देख एक एक चीज उसने इस सवाल में पूछी। दैट्स वाई दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन फॉर द एडवांस, ठीक। होने वाला सवाल है ये, एग्जाम में अगर आएगा तो जो बच्चे करेंगे, ठीक है, डेफिनेटली उनकी बहुत अच्छी रैंक भी आएगी, ठीक। अब उसने बोलता था हीट रेडिएटेड पर सेकेंड, ठीक है भाई साहब, हीट रेडिएटेड पर सेकेंड मतलब हमको तो dq बाई dt बता दो। बोले ठीक है बता देंगे, कब, व्हेन द ब्लॉक वाज एट 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा के डैश इंटू टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। के डैश की वैल्यू कितनी है 2.5, टेम्परेचर बॉडी कितना कह रहा है 30, सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है 10, तो 20 आ जाएगा, 2.5 गुना ये कितना आ जाएगा भाई साहब 50 वाट आ जाएगा। चौथा ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा।
आई होप आप समझ पा रहे हैं उसमें क्या है। पहले कमरा है, कमरे में आपने एक ब्लॉक रख दिया, ब्लॉक का टेम्परेचर स्टडी स्टेट में कमरे के टेम्परेचर के बराबर हो गया, फिर आपने उसको 50-500 वाट का एक हीटर लगा दिया, उसका टेम्परेचर राइज किया, उसमें उसमें सवाल खेल दिया, फिर टेम्परेचर राइज होते होते कॉन्स्टेंट हो जाता है। जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाता है तो इसका मतलब बीकर के लिए जो है 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, अभी कॉन्स्टेंट नहीं हुआ, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। फिर आपने उस हीटर को हटा के एक दूसरा हीटर लगा दिया 100 डिग्री सेल्सियस और 100 वाट वाला, और जब आपने 100 वाट वाला हीटर लगा दिया तो उस ब्लॉक का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो गया। इसका मतलब यहां से बात समझ में आ गई कि ब्लॉक को हीटर से पर सेकंड जितनी हीट मिल रही होगी इतनी हीट वो सराउंडिंग में ओवरऑल नेट दे रहा होगा। वहीं से हमने पूरा गेम खेल दिया। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा सवाल है, देख लो एक बार। ठीक है, इस सवाल में इसने ऐसा बोला है कि टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज मेंटेन बाय डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन सन एंड द अर्थ। ठीक है, अर्थ एंड सन कैन बी अज्यूम्ड टू बी ब्लैक बॉडीज। ठीक है, इफ पावर आउटपुट ऑफ द सन वुड डबल विथ चेंज इन द टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ऑल्सो डबल। जब भी कभी ऐसे सवाल आए तो आप देखो किस किस वेरिएबल के साथ वो खेल रहा है। पावर आउट ऑफ द सन वो कितना होगा, ई ए सिग्मा टी की पावर 4। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, रेडियस ऑफ द सन चाहिए, टेम्परेचर ऑफ द सन चाहिए। ठीक है, इनके बीच का रिलेशन पूछ रहा है। चेंजिंग इक्विलिब्रियम अर्थ, तो इसका मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ भी चाहिए और टेम्परेचर ऑफ द अर्थ भी चाहिए। ठीक, क्योंकि सन से दी गई ऊष्मा वो सपोज अर्थ तक पहुंच रही है तो उनके बीच का गैप भी पता होना जरूरी है, जिससे हम लोग सोलर कांस्टेंट निकाला करते थे। ठीक है, अब ये इनके बीच में मुझे लग रहा है चारों सारे पार्ट में भी ये पूछ रहा है। तो पहले मैं आपको इसके पीछे की फिजिक्स समझा देता हूं कि मान लो ये सन है और सन का टेम्परेचर टीएस है, इसकी रेडियस है आरएस। तो सन के लिए मैं लिख सकता हूं dq बाई dt, जाने वाली सन के लिए, ये सन है, क्या लिखोगे, E की वैल्यू 1 हो जाएगी, ब्लैक बॉडी मान लेंगे, सिग्मा T की पावर 4 EA और एरिया 4 पाई RS स्क्वायर। मैंने लिख दिया EA सिग्मा T की पावर 4। ठीक है, T की पावर 4 को इधर लिख लेता हूं मैं, ये ले। ठीक है, ठीक है, अब यहां से हीट निकली, अब ये जो हीट निकली है ये हर दिशा में गई है, इधर भी रेडिएशन, हीट रेडिएशन इधर भी जा रही, 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 और यहां पर है सपोज सन, ओ सॉरी अर्थ, और इनके बीच का गैप मान लो है डी। याद करो जब 16 कांस्टेंट निकाला करते थे। ठीक, और अर्थ का टेम्परेचर मान लो है टीई जो कि कांस्टेंट है। तो अर्थ का टेम्परेचर कांस्टेंट होने का क्या मतलब हो गया, तो जिस रेट से उसको हीट मिल रही होगी उस रेट से हीट वो एमिट कर रहा होगा। ठीक, तो अब मैं मुझे पता लगाना है कि सर अर्थ को हीट किस रेट से मिल रही होगी, तो इसने किस रेट से भेजी हीट, सर ई ए। ठीक है, मैं इसको पी लिख लेता हूं थोड़ी देर के लिए, पी। ठीक, तो इसने इस रेट से हीट भेजी, पी फॉर पावर, लेकिन ये सन ने जो इतनी हीट भेजी है वो पूरे सराउंडिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, मुझे तो केवल इसके लिए चाहिए। तो P जो है, अगर मैं यहां पे एक स्फीयर एज्यूम कर लेता हूं तो ये P पूरा एक 4 पाई डी स्क्वायर के स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। और सामने कौन है, अर्थ। मैं एक बॉल तुझे दिखाऊंगा तो सामने से तो कैसी दिखेगी, एक तरीके से कैसी, सर्कुलर टाइप दिखेगी। दैट मीन्स इनटू पाई आर ऑफ ई का स्क्वायर। तो दिस इज द हीट पर सेकेंड रिसीव बाय द अर्थ। क्लियर है, ये वो ऊष्मा है जो अर्थ जो है 1 सेकेंड में रिसीव कर रहा होगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, बोले सर ये बराबर हो जाएगा ई एरिया 4 पाई आर ई स्क्वायर। ठीक है, ये मैं अर्थ के लिए लिख रहा हूं ई ए सिग्मा टी की पावर 4। ये आपका हो जाएगा, ई की वैल्यू को 1 मान के इसको हटा दो। क्लियर है, आपके सारे सवाल यहीं से ही बन जाएंगे, इन्हीं दोनों इक्वेशन से बन जाएंगे, इन्हीं दोनों इक्वेशन से। क्लियर है, ये दोनों इक्वेशन मैं इधर लिख देता हूं, देखो। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं पावर बाई द सन इतनी आई थी ई ए सिग्मा टी एस की पावर 4। ठीक है, ठीक है, अर्थ के लिए क्या लिखा था हम लोगों ने, पावर बाई द सन आई थी 4 पाई डी स्क्वायर इंटू पाई आर ई स्क्वायर, इतनी पर सेकेंड अर्थ को मिलती, बराबर ई ए सिग्मा टी की पावर 4। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन इसी से ही हो जाएंगे, एक एक करके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। भैया पहला ऑप्शन, पावर आउटपुट ऑफ द सन वुड बी डबल, मतलब पी डबल हो जाएगा कब, विथ चेंजिंग द टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर चेंज करें, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ अर्थ ऑल्सो डबल। अच्छा,
इसने बोला है कि हमने पी को डबल कर दिया। ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमने पी को डबल कर दिया तो इक्विवेलेंट टेम्परेचर अर्थ ऑल्सो डबल। भाई अगर तू एक बार बता, एक मिनट, पावर आउटपुट द सन विल बी डबल। अगर आप इसको डबल करोगे तो ये तो डबल होने से रहा, इसकी पावर 4 है, ठीक, तो ये तो तेरा गलत हो गया। नेक्स्ट, इफ द रेडियस ऑफ द सन, ठीक, इफ द रेडियस ऑफ द सन डबल, ठीक है भाई साहब, रेडियस ऑफ सन डबल कर दिया है तो पावर कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो गया, विदाउट चेंजिंग इट्स पावर। ओह सॉरी, ध्यान से देख, कितना मजेदार पार्ट है। इफ द रेडियस ऑफ द सन डबल, इसको तो कर दिया डबल, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स पावर, पावर हो गया कांस्टेंट, तो ये डबल कर दिया तो पूरा टर्म 4 गुना हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म 1/4 गुना होना पड़ेगा, तो टीएस जो है वो 1/√2 टाइम्स कम करना पड़ेगा, ठीक। देन सरफेस टेम्परेचर वुड डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ √2। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ रेडियस ऑफ द अर्थ डबल, रेडियस ऑफ द अर्थ डबल, अच्छा यहां खेलना चाह रहा है वो, इसको इसने क्या कर दिया मेरे भाई, डबल कर दिया, ठीक है, कर दे भाई साहब, विदाउट एनी चेंज इन सन, ठीक है, सन में कोई चेंज नहीं करा तो ये वाला टर्म क्या हो गया, सेम हो गया। अच्छा रेडियस ऑफ द अर्थ डबल कर दिया तो ये तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चल खैर देखते हैं आगे। विदाउट चेंज इट्स इक्विवेलेंट टेम्परेचर वुड इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ √2। भाई अगर इसको डबल करोगे ना तो ये तो हो जाएगा कैंसिल, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, डी भी कांस्टेंट है, तो भैया ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये गलत है, यहां पे तो कांस्टेंट आना चाहिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन वुड डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2 द इक्विवेलेंट। अच्छा डिस्टेंस को मैं आधा कर दूं, इसको मैं आधा कर दूं तो ये डिक्रीज बाय आधा कर दूं तो ये ऊपर जाके पूरा टर्म 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। देन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ अर्थ वुड इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ √2। ये पूरा टर्म 4 गुना हो गया, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, वैसे कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब ये 4 गुना हो जाएगा, तो टी की पावर 4 4 गुना होना, इसका मतलब टी कितना होना चाहिए, √2 टाइम्स होना चाहिए, क्योंकि √2 की पावर 4 कितना होता है, जो है 4 होता है, तो चौथा ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये अच्छे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, खुद से कीजिएगा बेटा, मैं इसमें आपको बस एक हिंट दे देता हूं कि अगर आप इतने रीजन को पकड़ोगे, सपोज अगर आप पूरे उसको पकड़ो एक बार, ठीक है, मैं एक बार सवाल समझा देता हूं। ये L/4 है, 3F 2F और F आगे देखो, इधर लगा हुआ है 3F, ठीक है, मिड में है इस तरफ F और इधर है 2F, ठीक है, ये शायद मिड ही है ना, L/2 है, L/4 है, L/4 है, हाँ, यहां पर एक पॉइंट है P, ये L/2 है, ठीक है, और ये इधर F लगा दिया है और यहां पर एक पॉइंट है Q, ये भी L/4 है। तो पहले तो आप देखो कि यहां पर टेंशन अलग अलग जगह अलग अलग होगी, आपको एक चीज देखनी पड़ेगी। बोले कैसे अलग अलग होगी, मैंने कहा देख एक्सेलेरेशन तो 0 हो गया पूरे सिस्टम का, आगे वाला फोर्स पर पीछे वाला फोर्स है, ठीक है। तो अगर मैं यहां एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ूं इस जगह पे, तो आप बोल सकते हो सर आगे 2F है और ये इक्विलिब्रियम पर है तो पीछे भी 2F ही होगा, इसका मतलब यहां पे तो टेंशन हो जाएगी 2F के बराबर, ठीक। लेकिन अगर मैं यहां BD बनाऊं इस जगह पर, इस जगह पे, ठीक है, तो अगर इस जगह पे बात करूं मैं, तो अब आप देखो इस तरफ कितना फोर्स लग रहा है सर, इस तरफ तो लग रहा है 3F, इधर कितना लग रहा है 2F, तो इसका मतलब इधर भी 2F लग रहा होगा, ये वाला टेंशन वाला, तो इसका मतलब इतने पार्ट में तो टेंशन आ जाएगी 2F और इतने पार्ट में टेंशन कितनी आ जाएगी 3F। कैसे, यहां एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ ले, एलिमेंट पकड़ेगा, पीछे TF है, तो इधर वाले बंदे उसको उधर 3F फोर्स लगा के खींच रहे होंगे ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए, तो यहां टेंशन तो हो गई अलग अलग। इसका मतलब अगर आपसे एलोंगेशन पूछा जाए, सपोज इस पार्ट में एलोंगेशन पूछा जाए, तो आप बोल सकते हो कि सब फोर्स अपॉन एरिया बराबर y डेल्टा L1 मान लो बटे, तो यहां से तो एक चीज समझ में आ रही है कि डेल्टा L1 आप निकाल सकते हो 3F/2 A/, उसी प्रकार से अगर मैं यहां बात करूंगा तो यहां टेंशन की वैल्यू आप 2 रख दोगे तो ये कितना आ जाएगा, डेल्टा L2 बराबर कितना आ जाएगा 2F/2 A/, और एक L भी आएगा, L किधर जाएगा, यहां L आ जाएगा, ठीक है। चलो अब सवाल की तरफ चलते हैं। पहला, स्ट्रेस एट P एंड Q आर इक्वल, P और Q पे स्ट्रेस इक्वल होगा। भैया एक बार बता, P और Q पर जब टेंशन ही अलग अलग है तो स्ट्रेस तो इक्वल नहीं आएगा। स्ट्रेस एट P इस इतना टाइम्स स्ट्रेस एट Q, देख स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, तो बेसिकली आपको लिखना है फोर्स यहां पर मतलब P पर फोर्स का मतलब टेंशन एट P अपॉन टेंशन एट Q निकालना है, जो कि 3F/2F के बराबर है, तो इसका मतलब 3/2 टाइम्स, यस करेक्ट। जो टेंशन का रेशियो आएगा वही स्ट्रेस का रेशियो आएगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है।
एलोंगेशन ऑफ द रॉड अंडर द फोर्स इज इतना, तो टोटल एलोंगेशन कितना हो गया है सर 3/2 FL/2 है, तो ये हो गया, और 2 से तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया, तो टोटल एलोंगेशन कितना हो गया 3/2 + 1, तो 3/2 + 1 बराबर 5/2, तो इसका मतलब 5/2 FL/AY, ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, स्ट्रेन एट Q, Q पर स्ट्रेन पूछ लिया, तो Q पर स्ट्रेन का मतलब हो गया, आप एक काम करो ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन वाला तरीका लगा दो। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बराबर क्या होता है, यंग्स मॉडुलस, तो पहले आप स्ट्रेस निकाल लो, तो अगर मैं स्ट्रेस पूछूं स्ट्रेस एट Q, तो आप क्या बोलोगे, फोर्स जो कि कितना है 2F है, यहां पे टेंशन 2F आएगी, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस आ चुका है, इसको बाई से डिवाइड कर दो तो 2F/A/, ये आंसर भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल सा सवाल है। ठीक है, इसको एक बार रीडिंग ले लीजिएगा, ये भी इन्फॉर्मेशन बेस्ड सवाल है, मैंने डाल दिया, समझ में आ जाए अच्छी बात, चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। अगर किसी को और डिटेल में पढ़ना हो तो आप इसको HCB में पढ़ सकते हो। HCB की थ्योरी में एक रबर का एग्जांपल दे रखा है, एडवांस ने अभी तक दूर दूर तक पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ सकता है। तो रबर के लिए ग्राफ कुछ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कुछ ऐसा ग्राफ देखने के लिए मिलता है। याद रखिएगा, रबर के लिए ग्राफ ऐसा नहीं होता है कि पहले सीधा गया, ठीक है, फिर वो ऐसा मुड़ के ऐसे ब्रेकिंग स्ट्रेस आ गया, वो नहीं है। वो सब जो होता है वो इलास्टिक मटेरियल्स के लिए होता है, रबर की कहानी अलग होती है। ठीक है, जो एक्चुअली में रबर मटेरियल होता है उसकी कहानी स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ अलग होता है। आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, आप HCB में जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, इसका HCB में आपको मस्त थ्योरी दे रखी है, एक आध पैराग्राफ की। बस इसमें काम की बात यह है कि इसका जो एक तरीके से जो लूप है, इसका जो एरिया अंडर कर्व आता है वो हीट लॉस देता है। इसका मतलब हीट लॉस मतलब इसका मतलब टेम्परेचर राइज कर जाएगा, तो इसलिए इसका टेम्परेचर राइज वाला भी आंसर मैच कर जाता है, टेम्परेचर ऑफ द रबर राइजेस। नेक्स्ट अगला, बायोमेटालिक स्ट्रिप पे एक सवाल। बायोमेटालिक स्ट्रिप पे आज तक कभी कोई सवाल नहीं आया है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन हमारा करना बनता है, तो स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो जल्दी से। लिया, चलो, ये बायोमेटालिक स्ट्रिप का सवाल है। जब भी कभी आपके सामने कभी ऐसा सवाल मिले, उसको नहीं करना है, लास्ट में करना है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऐसे सवाल में क्वेश्चंस बहुत बेकार, कैलकुलेशन बहुत खराब होती है। 2 प्रकार के क्वेश्चंस जो है बायोमेटालिक स्ट्रिप पे देखने के लिए मिलते हैं, 2 नहीं 3 प्रकार के। एक क्वेश्चन तो बिना कैलकुलेशन के ही होता है, वो आपको केवल ये देख देता है कि ऊपर वाले के लिए सपोज मैं ऐसा कह दूं कि इसकी वैल्यू α1 है, इसकी α2 है, तो बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर मैंने इसको फ्रीली रख रखा है तो कैसे बैंड करेगी, ऐसे करेगी या ऐसे करेगी। ये सवाल तो आपको जेईई मेंस का हो गया है, ठीक है, एडवांस भी पूछ सकता है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो ये तो आपका हो गया बिना कैलकुलेशन वाला सवाल। इसमें तो आप सीधा बोलोगे कि सर देखो, अगर आपने फ्रीली रख रखा है, एक बायोमेटालिक दूसरी बायोमेटालिक, आपने उसको फ्रीली रख दिया, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो दोनों एक्सपेंड करेगी, जिसका अल्फा ज्यादा होगा वो ज्यादा एक्सपेंड करेगी। तो सपोज α1 ज्यादा है मान के चलो, तो ये ऐसे एक्सपेंड कर जाएगी, ठीक है, और सपोज α2 ज्यादा है तो ये ऐसे एक्सपेंड कर जाएगी, अगर ये फ्री होती तो। ये तो हो गया तेरा सिंपल सवाल, ये भी आपकी मटेरियल्स में भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन और आता है, ठीक है, दूसरा सवाल कि मैंने इसको फ्री नहीं कर रखा, ठीक है, ये मैंने समय बचाने के लिए यहां पे लिख दिया है, ठीक है, कि सपोज ये 2 बायोमेटालिक स्ट्रिप है, मैंने इन दोनों को यहां से फिक्स कर रखा है, और दोनों को ऐसे रख रखा है कि ये नहीं कि आगे भागी यहीं रह गई, प्यार मोहब्बत से दोनों को हमने जो है एंड से कनेक्ट करके हमने टेम्परेचर को राइज कर दिया। तो इन दैट केस अब सपोज मैं कह दूं कि α1 सपोज α2 से ज्यादा है, ठीक, ऊपर वाले का पीले वाले का अल्फा ज्यादा है, तो दोनों इस प्रकार से बैंड कर जाएंगी। तो इस पे सवाल पूछ लिया जाता है, जिसके लिए आपके सामने याद रखना, बस 4 इक्वेशन आपके सामने आएंगी। पहली इक्वेशन, सर ऊपर वाली जो रॉड है इसके लिए L फाइनल मैं लिख सकता हूं L इनिशियल 1 + अल्फा डेल्टा T। तो अगर मैं कह दूं कि इसकी लेंथ L0 है इनिशियल, तो आप सीधा लिख सकते हो L फाइनल बराबर L0 1 + अल्फा डेल्टा T। उसी प्रकार से नीचे वाले के लिए लिख सकते हो L2 L0 1 + अल्फा2 डेल्टा T। तो 2 इक्वेशन तो आपकी ये वाली आ जाएंगी, ठीक है। अब इसमें 2 इक्वेशन और काम की आती है, क्योंकि यहां पर हो क्या रहा है कि अलग अलग क्रॉस सेक्शन का, ठीक है, मतलब अलग अलग पार्ट का जो रेडियस है वो अलग अलग है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज शायद आपको यहां पे दिख रही हो कि सर इसकी रेडियस इतनी है, इसकी रेडियस इतनी है, इसकी रेडियस इतनी है, इसकी रेडियस इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, ठीक है। तो बेसिकली रेडियस में भी एक तरह से चेंज होता चला जा रहा है। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई सपोज ये एंगल थीटा है, थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस में लिखना चाहूं, तो सपोज मैं बात कर रहा हूं इस वाली के लिए, ये वाली जो आपकी बायोमेटालिक स्ट्रिप है ऊपर वाली के लिए। तो अब इसमें दिक्कत ये है कि यहां से लेकर यहां तक अलग अलग आर की वैल्यूज जा रही है। तो यहां इक्वेशन जब हम लिखते हैं यहां पर, तो हम एक काम करते हैं कि मीन रेडियस निकाल लेते हैं, बिल्कुल एवरेज वाली निकाल लेते हैं। एवरेज वाली निकालने का मतलब क्या हो गया, बोले सर अगर सपोज मैं ऐसा बोलूं कि जंक्शन का O पॉइंट से डिस्टेंस कैपिटल R है, ठीक,
तो अब अगर मैं ये वाली रेडियस निकालूंगा तो ये अलग होगी, ये वाली रेडियस निकालूंगा तो ये अलग होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा, मैंने कहा ठीक है ऊपर वाली पीली वाली जो बायोमेटेलिक स्टिक है उसकी रेडियस बताओ, तो हम उसका एवरेज निकाल देते हैं। एवरेज का मतलब मैं इसके मिड में बात करता हूं, यहां पर ये मिड में ऐसे, ठीक। तो अगर इनका थिकनेस सपोज टी था तो मैं बोल सकता हूं ये टी है तो ये टी बाई टू हो जाएगा। यहां तक मैंने आर माना है तो ये हो जाएगा आर प्लस टी बाई टू। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं फॉर्मूला थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस, दैट मीन आर्क बराबर थीटा इंटू रेडियस। तो आर्क, इसके लिए आर्क ये कितना हो गया, L1 डिस्टेंस हो गया है, तो L1 बराबर थीटा इंटू रेडियस आर प्लस टी बाई टू। उसी प्रकार से ये वाली लेंथ कितनी हो गई है, L2 हो गई है, तो L2 बराबर मैं लिख दूंगा थीटा आर माइनस टी बाई टू। तो इन्हीं सवालों के साथ जो है क्वेश्चंस इन्हीं 4 इक्वेशन पे पूछे जाते हैं, जो कि कैलकुलेटिव है, लंबे चौड़े हैं। तो इसलिए मैं बोलूंगा ऐसे सवाल कभी आपको मिले तो सबसे लास्ट में करिएगा, ठीक है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ। इसमें इन्होंने क्या किया, यहां पे क्लैंप कर दिया। क्लैंप करने के बाद बोला कि बताओ ये नीचे कितना झुक जाएगी, ठीक। तो यहां पर सेम वही खेल हम यहां पे खेल देंगे। अच्छा हाँ, कुछ इन इक्वेशंस की जरूरत पड़ जाती है कभी, हाँ इसके लिए भी, अच्छा वो मैंने याद आ गया, लिख दिया मैंने। इसके लिए कभी कभी ये जो मैंने दोनों साइड फ्री रखा था तो 4 इक्वेशन आ गई है, तो 4 इक्वेशन अगर आप खेलोगे इन चारों इक्वेशन के साथ ऐड करोगे तो कुछ और रिलेशंस मिल जाते हैं। डिपेंड्स कि क्या डेटा गिवन है उस हिसाब से आप खेल दोगे। और अगर मैं इनका रेशियो ले लेता हूं तो रेशियो लेने पे हमें सीधा यहाँ पे आर की वैल्यू पता चल जाती है। जैसी रेशियो लोगे सब कुटा पुटा करोगे तो आर हमारा ये निकल के आता है। अब इसमें क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 बहुत छोटे होते हैं 2 के मुकाबले, तो अगर मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूं तो इसका मतलब आर की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाती है टी अपॉन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो अगर चाहो तो आप सीधा आप ये भी याद कर सकते हो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तो कहूंगा याद कर ही लो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड सवाल है, आप चेक करो ये स्टैंडर्ड सवाल है, ठीक है। 2 बायोमेटालिक फ्री स्ट्रिप है, उसको एज इट इज रख दिया है। अब वो सपोज इसकी रेडियस के साथ गेम खेलना चाह रहा है तो स्टैंडर्ड सवाल तो याद रख लो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं तो भैया पूरा सॉल्व कर लेना उस टाइम पे। तो अब अगर मैं इस तरफ से फिक्स कर दूं जैसा कि इस सवाल में किया था, तो इसके लिए मैंने ये चीज यहां पर लिख दी है, इस जगह पे लिख दी है उस सवाल का आंसर, ठीक है। क्या बोले सर आपने इसको फिक्स कर दिया तो ये वाला पॉइंट यहां पे फिक्स हो गया है, और ये क्या है, बेंड हो गई इस प्रकार से, टेम्परेचर बढ़ाने से इस प्रकार से बेंड हो गई है। दैट मींस ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट सपोज अब यहां पहुंच गया, तो मुझे उसने पूछा कि बताओ वो नीचे कितना आ जाएगा, डिप्रेशन कितना हो जाएगा, ये उसने पूछा है। तो दैट मींस ध्यान से समझना, तो मैं क्या लिखूंगा, बोले सर देखो पहली, वैसे 4 इक्वेशन तो आपकी यही बनेगी, पहली दूसरी तीसरी चौथी इक्वेशन तो यही बननी है, ठीक। मैंने कहा ठीक है। अब एक बात करो कि सर पहले ये यहां पे था, ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला दोनों का जंक्शन, अब ये सपोज यहां पहुंच, ये इस प्रकार से झुक गई है तो जंक्शन पॉइंट यहां आ गया। अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो आपको दिख रहा होगा, ये इसको अगर मैं आर बोलूं, जिसको मैं आर बोल ही रहा था, तो ये कितना नीचे आया, ये तुम्हारा एच की वैल्यू आ जाएगी। वही वर्क एनर्जी थ्योरम वाला जो तरीका हुआ करता था, वहां पे जो मैथ्स इस्तेमाल होती थी, आर माइनस आर कॉस थीटा, जिसमें थीटा बहुत स्मॉल है, मुझे बोलना पड़ेगा यहां पर थीटा की वैल्यू क्या है, वेरी स्मॉल है। थीटा स्मॉल नहीं होगा तो फिर और मैथ्स गड़बड़ा जाएगी। तो कॉस थीटा की जगह में इसको साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के टर्म में मैं इसको कन्वर्ट करके साइन थीटा बराबर थीटा पुट करके तो एच की वैल्यू निकल के आ जाएगी आर थीटा स्क्वायर बाई 2, ठीक। ठीक है सर जी। अब इसके बाद सवाल को सॉल्व करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिएगा। ये वाली जो दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन ऐड करोगे, थीटा टी बाई 2 थीटा टी बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से आएगा L1 प्लस L2 बराबर 2R थीटा, 2R थीटा बराबर L1 प्लस L2, ठीक। ठीक है सर जी, ओके। अब L1 प्लस L2 आप यहां से निकाल लीजिएगा उस जगह से, ठीक। तो जैसे ही आप ये सब निकालोगे तो अब आई थिंक अब उसके बाद आप यहां पे थीटा निकाल सकते हो, थीटा की वैल्यू आप यहां पुट कर देना, उसके बाद सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो काफी कैलकुलेटिव है, काफी लेंथी है, इसलिए ऐसे सवालों को बाद में करना होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में क्या है, ये बिल्कुल थर्मामीटर वाला एग्जांपल है। जैसे थर्मामीटर होता है ना, ठीक है, तो उसमें मापते हैं कि भाई साहब थर्मामीटर है, बगल में रख देते हैं या फिर जीप के नीचे रख देते हैं, तो उसका पारा जो है राइज कर जाता है, ठीक है। पारा मतलब मरकरी, ठीक है। फिर वो राइज करके फिर एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंच जाता है जहां से हमें पता चलता है कि भाई इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो वो कैलिब्रेशन हम लोग पहले से ही करके रखते हैं कि इतना एक्सपेंड करेगा तो इतनी हीट देने पर बेसिकली इतना टेम्परेचर राइज कर रहा है तो इतना एक्सपेंड कर रहा है, तो वो हम लोग पहले से ही जो है स्केल के ऊपर लिख के रखते हैं। तो उसी पे बेस सवाल है आपका ये, क्या इसने ऐसा बोला, थर्मोमीटर हैज द स्पेरिकल, ठीक है, बल्ब ऑफ वॉल्यूम इतना, हैविंग द 1 सेंटीमीटर क्यूब मरकरी, ठीक है भाई साहब। आफ्टर लॉन्ग सिलेंड्रिकल कैपिलरी ट्यूब इज कनेक्टेड टू स्पेरिकल बल्ब, ठीक है।
वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ मर्करी भी दे रखा, क्रॉस सेक्शन एरिया भी इतना दे रखा है। इग्नोरिंग द एक्सपेंशन ऑफ द ग्लास, कह रहा भैया ग्लास को एक्सपेंड मत करो, बताओ कितने ऊपर तक जो है इसने बोला है कि हाउ फार अपार्ट ऑन द स्टीमर मार्क इंडिकेटिंग 1 केल्विन का टेम्परेचर चेंज। कितना प्यारा सवाल है। उसने पूछा कि बताओ एक केल्विन का टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो वो कितने ऊपर तक पहुंच जाएगा। क्लियर है? तो भैया कुछ नहीं है, ये सवाल बेसिकली आपका ऐसा ही है, याद करो। इस प्रकार का क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा था कि अगर मैं यहाँ पे पूरा पानी पानी भर देता हूँ फुल्ली और टेम्परेचर राइज करने पे मैं आपसे पूछूं बताओ ऊपर कितना पानी राइज कर जाएगा, H। तो वो H हम लिखा करते थे ओवरफ्लो अपॉन एरिया ऑफ बेस ऑफ दिस ट्यूब। तो उसी प्रकार से मैं यहाँ पे H लिखूंगा, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो मतलब कि सर पहले क्या था, इसमें आपकी मरकरी भी भरी भी थी, ठीक है, और जो है इसमें जो है आपका उसमें जो है मटेरियल भी है। थर्मोमीटर हैव द स्फेरिकल वॉल्यूम इतना, हाँ। तो ये पहले मरकरी भी थी, ठीक है, और ये ग्लास भी है। हमें ग्लास का एक्सपेंशन कंसीडर नहीं करना है, अच्छी बात ये है। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ओवरफ्लो कितना होगा, तो भाई अगर मैं टेम्परेचर राइज करूंगा तो इसका फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी। फाइनल वॉल्यूम इतना हो जाएगा। इसमें से अगर मैं V0 घटा दूं तो इसका मतलब मुझे पता चल जाएगा कितना वॉल्यूम ऊपर राइज कर चुका है। क्यों? क्योंकि टोटल वॉल्यूम तो हरा हरा, ये तो टोटल वॉल्यूम हो गया। इसमें से ये वाला वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, क्योंकि नीचे वाला जो ग्लास है उसमें हम लोग एक्सपेंशन कंसीडर कर ही नहीं रहे, और जब एक्सपेंशन ही कंसीडर नहीं हो रहा तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये हो गया आपका V0 वॉल्यूम और ये आपका हो गया एक्स्ट्रा जितना एक्सपेंड हुआ है। तो दिस ये हो गया ऊपर वाला वॉल्यूम। इसको मैं डिवाइड कर दूं एरिया ऑफ बेस से। अगर मैं इसके एरिया ऑफ बेस को भी सपोज कंसीडर करना चाहता, ठीक है, तो फिर इन दैट केस फिर मुझे यहां पर लिखना पड़ता A0 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, और ऊपर गामा पेरेंट वाला कंसेप्ट लग जाता। लेकिन यहां ये सब करने की जरूरत नहीं है, सवाल इतने में ही सॉल्व हो जाएगा। B0 कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा B0 गामा इंटू डेल्टा टी अपॉन एरिया ऑफ बेस। आओ जरा वैल्यू पुट करते हैं। V0 कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 10⁻⁻⁶। गामा कितना है, 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴। डेल्टा टी सर 1 रखना है। एरिया ऑफ बेस कितना है, ये जरा ध्यान देने वाली बात है। एरिया ऑफ बेस कितना दे रखा है, हाँ, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻⁻⁴। -4 क्यों किया मैंने, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। आई थिंक कोई गलती तो नहीं हो रही है भैया, कोई गलती नहीं हो रही है, कोई गलती नहीं हो रही है, कोई गलती नहीं हो रही है। और फिर भी देख लेते हैं, मुझे लग रहा है यहाँ वॉल्यूम रख दिया है, ठीक है, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। अब आंसर देख लेते हैं। तो तुम्हारा जो है आंसर कितना आ गया, ये आंसर आ जाएगा 10⁻⁻² बराबर 1 सेंटीमीटर। उसने सेंटीमीटर में ही पूछा है यहाँ पर, तो आंसर विल बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही खतरनाक, बड़ा ही बेकार, बड़ा ही घटिया सवाल है, ठीक है। सर घटिया सवाल क्यों दे रहे हो, क्योंकि यार ताकि आपको आइडिया लग जाए कि थर्मल एक्सपेंशन के कुछ सवाल जो दिखने में शरीफ होते हैं लेकिन वो शरीफ होते नहीं है, कैलकुलेशन बहुत जो है हुड़दंग मचाते हैं। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन ये है। सवाल ये कहना चाह रहे हैं, एक मेटालिक स्लैब है जिसका वेट है 50 ग्राम इन एयर, ठीक है भैया, एक स्लैब है 50 ग्राम उसका जो है हवा में उसका वेट है, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसको लिक्विड में डुबो दिया एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई साहब। तो इसका मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर आपने इसको लिक्विड में डुबोया है, ठीक है, ठीक है, तो उसका वेट आ गया 45 ग्राम। इसका मतलब जो बॉयंसी आई होगी वो 5g आ गई होगी, जी अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो, ठीक, इतनी बॉयंसी आ गई होगी। और बॉयंसी का फॉर्मूला क्या होता है सर, बॉयंसी का वॉल्यूम फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू डूबा हुआ वॉल्यूम इनटू जी। पूरी की पूरी बॉडी डुबोई है तो इसका मतलब v इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी हो जाएगा, ठीक है। अब दिक्कत ये हुई कि जैसे ही आप उसको जो है, इसने बोला कि लिक्विड में आप लेके गए हो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, मैंने कहा ठीक है। अब टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड को 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहे हो तो इसका मतलब आपने टेम्परेचर को राइज कर दिया। अब टेम्परेचर को राइज करने से क्या क्या चीजें चेंज होगी, टेम्परेचर को राइज करने से जो है आपका एक तो वॉल्यूम जो है स्लैब का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। इट इज सिंपल लाइक जैसे कि ये भगोना लो, ठीक है, भगोने में एक जो है एक पानी लो, पानी में एक ऐसी चीज डाल दो जो उसके अंदर डूब गई हो, ठीक है, और फिर भगोने को नीचे से आग लगा दो तो भगोने का टेम्परेचर राइज करने लगेगा और पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब मैं तुमसे पूछूं कि भाई अब बताओ क्या क्या होगा, तो देख टेम्परेचर राइज करने से क्या होगा, एक तो डेंसिटी चेंज हो गई वाटर की, और दूसरा वो जो मटेरियल है, मटेरियल भी एक्सपेंड कर गया। तो अब मैं यहां बोल सकता हूं कि सर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयंसी की वैल्यू कितनी हो गई है, इसने ऐसा बोला वेट है 45.1। 45.1 का मतलब हो गया कि 4.9
जी, इतनी बॉयंसी आ गई है। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। ये कैसे निकाला बॉयंसी? हवा में 50 थी और वहां पे इतनी है, तो इतनी बॉयंसी आ गई है। तो अब इसने पूछा है द कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। हमको गामा एल बता दो अगर अल्फा तुम्हें दे रखा है तो, लिक्विड का अल्फा दे रखा है तो, सॉरी मेटल का अल्फा दे रखा है तो आपको खेलना यहां से यहां, यहां से यहां कितना टेम्परेचर राइज किया है? बोले सर 75 डिग्री सेल्सियस राइज किया है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो कैसे खेलेंगे? मैंने कहा देख भैया तू ऐसा कर, मान ले यहां जो बॉयंसी है B1 जिसकी वैल्यू है 5G, मान ले इस जगह का वॉल्यूम, इस जगह की डेंसिटी है रो नॉट, वॉल्यूम है V नॉट इंटू G। ठीक, अब यहां पे क्या हुआ? B2, मैं बॉयंसी लिखूंगा कितनी आ गई? 4.9G बराबर। अब यहां क्या डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी चेंज हो चुकी है, तो मैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एल डैश लिखूंगा। यहां वॉल्यूम ऑफ स्लैब भी चेंज हो चुका है, बीओ डैश लिखूंगा इंटू G। अब बताइए कि सर आप ये क्या लिखोगे? मैंने कहा देख, मैं डेंसिटी लिख सकता हूं, पुरानी डेंसिटी रो नॉट इंटू 1 प्लस गामा एल इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है? 75। ये मैं डेंसिटी का फॉर्मूला लिख दिया। फाइनल वॉल्यूम क्या लिख सकता हूं? इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट 1 प्लस 3 अल्फा इंटू 75। ठीक है, ठीक है सर जी, और इंटू जी। जी तो तुम्हारा जी है, जी को तो जी रहने दे। अब इसके बाद जो है यहां से यहां रो नॉट बी नॉट जी की वैल्यू 5G आप यहां वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, और कुटा पुटा करके अल्फा की वैल्यू पुट करना, और फिर उसके बाद क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिएगा। आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, मैं पहले बता देता हूं। इसका आंसर 3 दे जरूर रखा है, लेकिन इसका आंसर शायद 3 से थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, 2.8 2.7 के आसपास आंसर जाएगा। जो बहुत ही तुझे गुस्सा भी आएगा बीच में कैलकुलेशन, लेकिन ऐसी कैलकुलेशन कभी कभी पूछी जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है कि इसने ऐसा बोला क्लॉक विद मेटालिक पेंडुलम 5 सेकंड फास्ट ईच डे एट ए टेम्परेचर इतना एंड 10 स्लो ईच डे टेम्परेचर इतना। सिंपल सवाल है, टाइम लॉस पर सेकंड का सवाल है। ठीक है, आपको पता होगा कि मैं लिख सकता हूँ टाइम पीरियड टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल वाई जी लिख सकता हूँ। तो मैं डेल्टा टी बाई टी लिख सकता हूँ यहाँ से, कितना भैया? डेल्टा टी बाई टी बराबर हाफ डेल्टा एल वाई एल विच इज हाफ डेल्टा थीटा इंटू अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, इसी को टाइम लॉस पर सेकंड कहते हैं। इसके बाद आप, ये सवाल आपका आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा, सवाल में कोई दम नहीं है, बस इतना समझ ले कि ये एक रेसिस्टेंस है R1 R2, तो यहां पर R इक्विवेलेंट हो गया R1 प्लस R2, और यहां पर R इक्विवेलेंट हो गया मल्टीप्लाई अपॉन सम, क्योंकि वो दोनों पैरेलल में है। ठीक है, अब उसने सारा खेल खेल दिया है। मैं फिर भी आपको हिंट और दे देता हूं सवाल में। ठीक है, क्या पूछा है उसने? उसने बोला है कि 2 आइडेंटिकल प्लेट है। ठीक है, दोनों आइडेंटिकल है, बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब इसकी रेडियस आर, इसका रेडियस आर है तो इसका भी आर है, तो आर इक्विवेलेंट इसका 2R हो जाएगा, इसका R/2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। उन्होंने बोला 20 कैलोरी ऑफ हीट फ्लो थ्रू इन 4 मिनट। ठीक है, व्हेन इट एंड्स वर मेंटेन एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है भाई साहब, ठीक है, ठीक है भाई। अगर यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, जो ओवरऑल फ्लो किया है वो कितना किया? 20 कैलोरी इन 4 मिनट। ठीक है, ठीक है। इफ द प्लेट्स वर वेल्डेड शोन द डायग्राम बी दैट एंड्स वर मेंटेन एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो डेल्टा टी क्यू बाई डेल्टा टी क्या लिख सकता हूँ मैं? के, या ये आई लिख ले, आई बराबर क्या होता है? डेल्टा टी अपॉन आर इक्विवेलेंट, जो कि कितना हो जाएगा? 2R। दूसरे केस में क्या हुआ? सेम टेम्परेचर मेंटेन रख रखा है, सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करानी है। कितनी देर के लिए जाएगी? मतलब मुझे 20 इतनी ही हीट फ्लो करानी है, मान लो T मिनट तक गई है, तो सेम डेल्टा टी भी सेम है, तो यहाँ पे 2R की जगह R अब कितना हो जाएगा? इस केस में R/2 हो जाएगा। आप इसका रेशियो निकाल लीजिएगा। ठीक है, शक्ल से ही पता चल रहा है यहाँ पर जो है कुछ जो है 4 टाइम्स कम हो जाएगा, क्योंकि देख ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, रेशियो लोगे कुछ जो है 1 के आसपास आंसर आ जाएगा। ये कौन सा था? हाँ, ये सवाल और अच्छा सवाल है। ठीक है, हीटर से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भाई साहब तू जब सवाल पढ़ेगा ना तो देखेगा पता नहीं कैसे सवाल हो गए, और जब सवाल का सोल्यूशन तू देखेगा तो कहेगा बड़ा आसान सवाल था भाई। ठीक है, मैं किनारे हो रहा हूँ, जल्दी से तू चाहे तो क्वेश्चन को एक बार रीड ले ले, किसी ने रीडिंग ना ली हो तो ले ली रीडिंग। ठीक है, अब देख एक बात देख, सुन, सीधी सी बात ये, स्टडी स्टेट के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं सर, जितनी हीट मिल रही होगी एक हीटर से, सपोज P मिल रही है, जो भी हीट आ रही है स्टडी स्टेट के लिए, मैं वो सीधा लिख सकता हूं डेल्टा T अपॉन R।
क्योंकि दोनों ही केस में एक बार एक हीटर लगाया, एक बार दो हीटर लगा दिया, रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना। ठीक, अब वो चाहिए उसने भले रेजिस्टेंस को समझाने के लिए तो डरा दिया हो कि सीमेंट है और ये है और वो है, ठीक है। तो कुल मिला के एक हीटर आपने लगाया तो मैं लिखूंगा भाई साहब हीटर के द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर सराउंडिंग की तरफ बाहर गई ऊष्मा, ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। डेल्टा टी कितना शुरू के लिए, बोले सर डेल्टा टी है सर आउटसाइड टेम्परेचर कितना है -10, ठीक है, और अंदर टेम्परेचर कितना है 15, तो ये कितना हो जाएगा 25/R बराबर P। अब क्या हुआ दूसरे केस में, दूसरे केस में दो हीटर लगा दिए, तो एक हीटर ने P पावर दी, दूसरे हीटर ने P पावर दी, तो टोटल पावर P आ गई। अब उसने क्या किया, उसने ऐसा किया, अब ये बता दो कि स्टडी स्टेट टेम्परेचर बता दो रूम पे कितना होगा अगर बाहर ठंड पड़ गई है तो। देख बाहर जो थी पहले -10 डिग्री सेल्सियस की ठंड थी, अब -15 हो गई, बर्फ पड़ गई, और कह रहा भाई एक हीटर से काम नहीं चल रहा, दो हीटर लगाओ भैया, तो दो हीटर लगा दिया। अब स्टडी स्टेट में क्या होगा सर, दिस इज अ नेट हीट आई बराबर डेल्टा टी अपॉन आर इक्विवेलेंट, 2p बराबर डेल्टा टी कितना हो जाएगा, बोले सर सराउंडिंग टेम्परेचर से 15 है तो t + 15 हो जाएगा, बटे आर तो सेम ही रहेगा, ठीक है। P की वैल्यू पुट कर दो 25/R, तो 25/R करोगे तो ये आ जाएगा 50/R बराबर T + 15/R, R कैंसिल आउट, T बराबर निकल के आ गया 35। सवाल लंबा चौड़ा, ठीक है, सॉल्यूशन एक लाइन का, ठीक है जी। सभी सॉल्यूशन जितने बच्चों को मजा आया हो कमेंट बॉक्स में भी टाइप करें, ठीक है ना। अभी इसको टाइप करें, क्यों, क्योंकि बच्चा क्या फिर वो इधर उधर फंस जाता है कि भाई इसका ये दे रखा है, इसका सीमेंट दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। क्योंकि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, चाहे एक हीटर लगाओ या दो हीटर लगाओ, चाहे इसके बाद थिकनेस की सीमेंट रखो या कुछ भी रखो, ठीक है, सारी चीज तो सेम ही है ना, आर तो सेम ही रहेगा ना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द वन ऑफ द आसान सवाल, ये आपका होमवर्क है, आप खुद कीजिए, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, ठीक है। चलो फिर अभी के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, बाकी पार्ट देखेंगे कल में। और मैंने आपको केपीपी 2 और केपीपी 3 तैयार कर दिए। केपीपी नंबर 1 मैंने थोड़ी सी आसान रखी थी, इसमें मैंने आपको कैलकुलेशंस पे और आपके सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएं, सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएं, इस बात को ध्यान में रखा था। अगली केपीपी उससे अगली केपीपी में थोड़े से लेवल आपकी राइज हो जाएंगे। तीसरी केपीपी में तो कैलकुलेशंस, लैंग्वेज, सब कुछ लंबे लंबे जो सवाल होते हैं ना वो सारे मैंने उसमें डाल दिए, ठीक है ना। तो मजा आएगा उनको करने में। तो कैसी चल रही है पढ़ाई, कैसा चल रहा है सब कुछ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। बस ऐसे ही चलते रहो मेरे भाई, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के बाद हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की तरफ चलेंगे, फिर हम लोग एसएचएम वेव निपटा देंगे, फ्लूइड निपटा देंगे, फिर 12th की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। और जब 12th की तरफ मूव कर जाएंगे तो उसमें उतना समय एज कम्पेयर टू 11th नहीं लगेगा, क्योंकि आप बोर्ड आप लोग अच्छे से पास करके आए हो, तो 12th में एज कम्पेयर टू 11th उतना समय नहीं लगता। आइडियली 60-40 का रेशियो होता है, 50-50 नहीं होता है। 60% में हम लोग 11th कवर कर लेंगे और 40 या 45% में हम लोग 12th कवर कर लेंगे। क्लियर है? चलो मिलते हैं जल्दी, अपना ध्यान रखिए। कैसा रहा, कितने सवाल बना पाए आप यहां तक इसके, वो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। क्लियर है? टेक केयर।